हाँ मैं महारती हूँ जंग लेते हैं। दिस इज द एपिसोड 9 ऑफ आवर कोड यूज सीरीज। क्या बोल रहा हूँ, कोड यूज सीरीज। एंड इस वीडियो में हम कर रहे होंगे बाइनरी फाइल्स। और यार देखो, मुझे पता है बीच में गैप हो गया 7-8 दिन का, और मेरी तबीयत उतनी ठीक रही थी, थोड़ा बहुत कोल्ड हो रखा था, अभी भी थोड़ा बहुत कोल्ड हो रखा है, तो फिर वीडियो मैनेज कर लेना थोड़ा बहुत, है ना। बाकी कोड युद्ध सीरीज में हम कमी नहीं आने देंगे, क्योंकि हमारी क्लास 12 कंप्यूटर साइंस में हमारा टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 का, और वो हम अचीव करके ही रहेंगे इस सीरीज के थ्रू, ठीक है। अब पूरी वीडियो में हम बाइनरी फाइल्स को डिस्कस कर रहे होंगे। कोशिश करूंगा कि अगर टाइम रहा और मेरी हेल्थ ने सपोर्ट किया तो हम इसके आगे का CSV फाइल भी इसी वीडियो में कवर कर लेंगे, है ना। तो बाकी देखते हैं, स्टार्ट करते हैं बाइनरी फाइल्स। इससे पिछली वीडियोस में कोड सीरीज की बाकी सब वीडियोस में हम रिवीजन सारा का सारा कर चुके हैं, 11th क्लास कर चुके हैं, है ना। और मतलब एक्सेप्शन हैंडलिंग, फंक्शंस और फाइल हैंडलिंग का टेक्स्ट फाइल तक हम सब कुछ कर चुके हैं। एंड आई होप तुम वो सब देख चुके हो। और अगर तुमने इस सीरीज को डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट किया तो प्लीज़ पहले पीछे का भी देख लेना, एक डिस्क्लेमर है ना। और बाकी ये जो नोट्स हैं ये कोड सीरीज के नोट्स हैं, जो कि आप इजीली नीचे जो डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट लिंक है हमारा, वहाँ से परचेस कर सकते हो। बहुत मिनिमम 249 रुपीज़ में ये कंप्लीट सेट ऑफ नोट्स का PDF तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। इसको फिर तुम प्रिंट आउट करा सकते हो और अपने पास रख सकते हो। एग्जाम टाइम तक, फाइनल्स में तुम्हें हेल्प कर रहा होगा। एंड आई बेट ये बेस्ट नोट्स है, ठीक है। तो यूज दिस मटेरियल यार, बहुत मेहनत से इस मटेरियल को कंपाइल किया गया है, एक साथ रखा गया है, सब कुछ किया गया है, ठीक है। तो बढ़िया है। बाकी आगे चलते हैं, वरना तुम अपने हैंड रिटन नोट साथ साथ में बना सकते हो। ऑल राइट, सो बाइनरी फाइल्स इन पाइथन। अब देखो, बाइनरी फाइल्स बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है। टेक्स्ट फाइल में क्या था, हम सिंपल डेटा स्टोर कर रहे थे जो कि हम पढ़ सकते थे, है ना। कोई भी डेटा है, मतलब मैंने कल महारथी, मैं महारथी हूँ, हाँ भी महारथी हूँ, जंग लेते हैं, जो भी कुछ इस टाइप की चीज़ें जो हम पढ़ सकते हैं, वो डेटा हम स्टोर करा रहे थे। और वो डेटा वैसे का वैसा ही एज इट इज स्टोर हो रहा था। बाइनरी फाइल का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि यहाँ पे आपका डेटा 0s और 1 की फॉर्म में स्टोर होता है। क्या बात क्लियर है? उसमें जो डेटा था वो वैसे का वैसे ही रहता है टेक्स्ट फाइल में। यहाँ पे जो डेटा आप लिखोगे वो इंटरनली 0s और 1 के फॉर्म में स्टोर हो रहा होगा। अब ये कैसे हो रहा होगा, इसके लिए चाहिए होता है हमें एक मॉड्यूल, ठीक है। अब मॉड्यूल्स मैंने तुम्हें पहले ही बता रखा है, अगर तुमने फंक्शंस पढ़ा होगा तो तुम्हें याद होगा मॉड्यूल्स टर्म क्या आती है ना। मॉड्यूल्स मतलब क्या होता है, जो हम फंक्शन चैप्टर में पढ़ रहे थे कि भाई एक बिल्ट इन फंक्शन होते हैं ना, फिर एक यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है और एक मॉड्यूल्स भी होते हैं, ठीक है। अब ये मॉड्यूल्स वही पाइथन के मॉड्यूल्स हैं जिनको कि हमें इंपोर्ट कराना पड़ता है अपनी जरूरत के हिसाब से। अब जब हम बाइनरी फाइल्स पढ़ रहे होंगे तो बाइनरी फाइल्स के लिए एक मॉड्यूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बिना कुछ काम हो ही नहीं सकता बाइनरी फाइल में, ठीक है। जब भी तुम बाइनरी फाइल के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होगे तो तुम्हें पिकल मॉड्यूल चाहिए होगा। क्या बात क्लियर? क्या चाहिए होगा भैया? पिकल मॉड्यूल। ये पिकल मॉड्यूल ही है जो कि आपके नॉर्मल डेटा को, जो भी हम लोग एंटर कर रहे होंगे थ्रू आउट इसमें, है ना। वैसे हम टेक्स्ट फॉर्मेट में डेटा एंटर कर रहे होंगे, बट बाइनरी में मोस्टली इमेजेस, वीडियोस, ये सब डेटा कैसे बाइनरी में स्टोर होता है ना। अब यहाँ पे हम इमेजेस, वीडियोस के ऊपर तो कोडिंग करेंगे नहीं, बट हमें क्या करना है, यहाँ पे नॉर्मल जो हमारा टेक्स्ट इनपुट डेटा होता है, एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे कि कोई टेक्स्ट इनपुट डेटा है, ठीक है। मान लो कि आपको एक डिक्शनरी दे दी या फिर लिस्ट दे दी, इस टाइप का डेटा है, या फिर कोई एक नॉर्मल डेटा स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेटा है, ये सब कुछ हम लोग बाइनरी फाइल में स्टोर करवा सकते हैं ना। तो फिर यहाँ पे हमें क्या रहेगा, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि हम इसको जैसे ही कोई डेटा एंटर करवाएंगे तो वो पिकल मॉड्यूल के थ्रू क्या होगा, पिकलिंग होगी, और जब हम उसको रिट्राइव करने की कोशिश करेंगे तो वो अनपिकलिंग होगी। क्या बात क्लियर है? अब और आज के आगे सुनो, बाइनरी फाइल थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि देखो यार, नॉर्मली हम क्या करा देते हैं, तुम्हें याद होगा रीड लाइन, है ना। रीड लाइन्स, और तुम्हें राइट लाइन्स, ये तुम्हें याद होंगे, है ना, हमने पीछे पढ़ा है टेक्स्ट फाइल में। तो बेसिकली रीड वाले में 3 होते हैं, रीड लाइन्स, और राइट वाले में 2 होते हैं, राइट लाइन और राइट लाइन्स। बट यहाँ पे डिफरेंस है, सबसे बड़ा है कि यहाँ पे हम इन चीज़ों को यूज़ करते ही नहीं है। अब जब मैं बोल रहा हूँ कि इन चीज़ों को यूज़ नहीं करता, तुम ये मत सोचना कि भैया वो W और R ये सब कुछ को यूज़ नहीं करता। वो जो R W था वो तो लगभग सेम ही है, बट एक मेजर डिफरेंस जो है वो है कि जब आप यहाँ पे डेटा को एंटर कराओगे, जैसे कि हम राइट करवाते थे भाई, जब हमें किसी एक टेक्स्ट फाइल में डेटा को राइट कराना होता था तो हम कैसे कराते थे, राइट और राइट लाइन्स, 2 ही मेथड होते थे हमारे पास। क्या कि आप डॉट राइट लिख दो या फिर आप डॉट राइट लाइन्स लिख दो, क्लियर है बात। बट यहाँ पे जब भी आपको डेटा को एंटर कराना है तो आपको डॉट डंप लिखना होगा। क्या चीज लिखनी होगी? डॉट डंप लिखना होगा। अब यहाँ पे धीरे धीरे करके तुम देख ही रहोगे, जैसे कि सीरियलाइज मतलब डंप, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है सीरियलाइज डंप। मतलब कि जब तुम्हें डेटा को एंटर कराना है
तो उसको तुम्हें सीरियलाइज करना पड़ेगा। सीरियलाइज का सिर्फ इतना मतलब है कि बेसिकली पिकल मॉड्यूल इसको एक टाइप से एनकोड कर रहा है, ठीक है, एक टाइप से अपनी एक जीरोज और वन के फॉर्मेटिंग में कन्वर्ट कर रहा है। क्या बात क्लियर है? सीरियलाइज का मतलब। और जब तुम इसको रीड कर रहे होगे, अब रीड के लिए टेक्स्ट फाइल में क्या क्या होता था, रीड, रीड लाइन, रीड लाइंस, 3 डॉट, हम ये तीनों में से कुछ भी यूज कर सकते थे, बट यहां पे तुम्हें सिर्फ एक ही चीज कर सकते हो, क्या, लोड। यहां पे एक फॉर्मेट बहुत सिंपल है, डंप और लोड। राइट कराना है तो फिर डंप, रीड कराना है तो फिर लोड, इसके अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं कर सकते हो तुम, ठीक है। रीड कराना है तो फिर लोड करेंगे और राइट कराना है तो फिर डंप करेंगे, दैट्स ऑल। यही कंप्लीट कॉन्सेप्ट है। और अब तुम्हें अगर वो चीज याद करने की, जो मोड है, फाइल ओपनिंग मोड्स, उसमें छोटा सा डिफरेंस है। जैसे कि नॉर्मली हम फाइल ओपनिंग मोड्स क्या होते थे हमारे, रीड मोड के लिए आर है ना, आर, आर प्लस, डब्ल्यू, डब्ल्यू प्लस, है ना, और क्या होता था, ए और ए बी, ए प्लस, है ना, मतलब आर और आर प्लस, डब्ल्यू, डब्ल्यू प्लस, और क्या कहते हैं, ए और ए प्लस। ये टोटल 6 मोड्स होते थे हमारे। यहाँ पे भी कुछ सिमिलर सा ही है, बस एक छोटा सा डिफरेंस है, क्या कि यहाँ पे एक बी लग जाता है बीच में। मतलब क्या, आर को हम सिर्फ आर नहीं लिखेंगे, हम आर बी लिखेंगे। अब ये बी कहां से आया है, बाइनरी के लिए आया है, ठीक है। तो हम यहां पे अगर बाइनरी में हम इसको कर रहे हैं तो हमें फाइल मोड, जब भी हम बाइनरी फाइल के ऊपर ऑपरेशन कर रहे हैं तो हमें फाइल मोड को हमें आर बी लिखना होगा रादर देन आर। ऐसे ही डब्ल्यू बी लिखना होगा रादर देन डब्ल्यू। हम सिर्फ डब्ल्यू लिखेंगे तो फिर वो वर्क नहीं करेगा, हमें उसमें डब्ल्यू बी लगाना पड़ेगा, बिकॉज इट इज बाइनरी फाइल फॉर्मेटिंग। ये तुम्हें फाइल ओपन मोड्स दिख रहे हैं, आर बी प्लस, डब्ल्यू बी प्लस, ए बी प्लस। तुम्हें दिख रहा है 6 के 6 सेम चीजें हैं, बस यहाँ पे हर एक में बी पीछे से ऐड हो रहा है। बी तुम्हारा आएगा ही आएगा बाइनरी में। बहुत बढ़िया। और बाकी इसके यूज केस एग्जैक्टली सब कुछ सेम है, जो हमने ऊपर टेक्स्ट फाइल में पढ़ा है सब कुछ सेम है। ओनली डिफरेंसेस कि यहाँ पे तुम्हें बी लगाना होगा। क्या बात क्लियर है? दूसरा डिफरेंस अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे हम पिकल मॉड्यूल यूज कर रहे होंगे, और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है भाई। पिकल मॉड्यूल हमें हर बार इंपोर्ट पिकल लिखना होगा जब भी हम बाइनरी फाइल के ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो यानी कि तुम्हारा क्वेश्चन कुछ भी अगर बाइनरी फाइल के ऊपर आता है कि डेटा डालो इसमें, राइट करवाओ, कुछ भी बाइनरी फाइल के ऊपर आएगा तो तुम्हें कोड में कुछ लिखो ना लिखो, तुम्हें सबसे पहले ऊपर इंपोर्ट पिकल करवाना होगा। क्या बात क्लियर है? इंपोर्ट पिकल करवाना ही होगा, क्योंकि उसके बिना तुम कुछ ऑपरेशन कर ही नहीं पाओगे। तो टीचर को एटलीस्ट ये तो पता होगा कि तुम्हें पिकल को इंपोर्ट करना तो आता है ना, उसके बाद तुम अपना फॉर्मेट लिखते जाओ जो भी तुम्हारा कोड है। तो सबसे पहले तुम्हें इंपोर्ट पिकल कराना रहेगा। फिर दूसरी चीज तुम्हें ये भी समझ में आ गई कि भैया जब हमें ऑब्जेक्ट्स को राइट कराना है, यानी कि उसमें हमें डालनी हो कोई चीज, है ना, फाइल है, फाइल में कंटेंट तो जाएगा ना। जब तुम्हें कोई कंटेंट डालना है तो तुम सीरियलाइज करोगे उसको, यानी कि डंप यूज करोगे, डॉट डंप। भाई डॉट राइट लाइन्स लिखते थे, राइट लाइन्स कुछ यूज नहीं होगा यहाँ पे सिर्फ डॉट डंप है उनकी जगह पे, है ना। और जैसे कि रीड कराने के लिए डॉट रीड लाइन्स, है ना, डॉट रीड लाइन और डॉट रीड लाइन्स, ये 3 होते थे। कुछ नहीं है इनमें से, अब सिर्फ एक होगा यहाँ पे, दैट इज लोड। क्या बात क्लियर है? तो कुछ इस टाइप की चीज़ें हैं, और इन फाइल्स को हम जनरली पढ़ नहीं सकते। अगर हम इनको डायरेक्टली ओपन करने की कोशिश करेंगे तो वो बोलेगा कि यू कांट रीड इट, और कुछ ऐसी गार्बेज वैल्यूज वगैरह शो करता है ना। तो यहाँ पे हम पाइथन ऑब्जेक्ट्स कोई से भी स्टोर कर सकते हैं, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी एटसेट्रा, ये सब कुछ इसमें हम स्टोर कर सकते हैं। और क्वेश्चन भी इसी टाइप का आ रहा होगा PYQs में। डिक्शनरी वाली वैल्यूज लेके बोला था कि डिक्शनरी इस फॉर्मेट में वैल्यूज है तो डेटा एंटर करवाओ या फिर डेटा रिट्राइव कराओ। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बाइनरी फाइल से, कंपलसरी क्वेश्चन आता है, तो मेक श्योर तुम इसको अच्छे से करके जाओ। यहाँ पे देखो मुझे कुछ भी नई चीज़ बताने वाली नहीं है, सेम तुम्हें पहले मैंने टेक्स्ट फाइल का जो बताया एग्जैक्टली सेम सब कुछ वही चीज़ है। यहाँ पे बाइनरी फाइल 0s और 1 और पाइथन ऑब्जेक्ट स्टोर करता है, और पिकल मॉड्यूल होता है, सीरियलाइज, डीसीरियलाइज, दैट्स ऑल, ठीक है। कुछ चीज़ें और है जैसे कि पिकलिंग और अनपिकलिंग क्या होता है, ठीक है, वो भी तुम्हें मैंने समझाई दिया। मतलब देखो जब हम क्या करते हैं, जब हम पाइथन पिकल मॉड्यूल का यूज करके जब हम सीरियलाइज करते हैं, दैट इज कॉल्ड पिकलिंग। सीरियलाइज करना मतलब पिकलिंग करना, है ना, और डीसीरियलाइज करना मतलब अनपिकलिंग करना। भाई मतलब वही बात है ना, पिकलिंग करना मतलब कि हमने जैसे कि होता है ना इनक्रिप्ट करना और डिक्रिप्ट करना, कुछ ऐसा ही है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है, सीरियलाइज करना मतलब इनक्रिप्ट करना, जैसे कि बोलते हैं ना व्हाट्सएप में कभी देखा है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड काइंड ऑफ, है ना। तो वो क्या है कि बीच में इसमें एनकोडिंग हो रही है किसी टाइप की। तो वही चीज़ है, पिकल मॉड्यूल क्या कर रहा है, आपने जो भी डेटा उसको लिस्ट, डिक्शनरी जो भी दिया, उसने इस डेटा को उठाया और उसने उसको सीरियलाइज कर दिया, इनक्रिप्ट कर दिया, और एक अलग फॉर्मेट में 0s और 1 की फॉर्मेट पर कन्वर्ट कर दिया। जब आप इसको लोड का यूज करके आप इसको रीड कराओगे, डॉट लोड का यूज करके जब आप इसको रीड कराओगे तो वो उसको फिर से अनपिकल कर देगा, या फिर हम बोले डिक्रिप्ट कर देगा। उसी 0s और 1 वाले कोड को डिक्रिप्ट करके वापस हमारे डेटा को प्रेजेंट कर देगा हमारे सामने। आई होप बात तुम्हारी बहुत क्लियर हो चुकी होगी।
आगे देखें तो केस 1 स्टोरिंग डंपिंग ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ से हम सीखेंगे कि भैया सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स को डंप कैसे किया जा सकता है। अब यहाँ पे तुम्हें दिख रही है लिस्ट, तुम चाहो तो फिर लिस्ट के ऊपर भी ऑपरेशन लगा सकते हो, डिक्शनरी के ऊपर भी लगा सकते हो, ठीक है, टपल के ऊपर भी लगा सकते हो, नॉर्मल स्ट्रिंग्स को भी स्टोर करा सकते हो, सब कुछ हो सकता है। बस यहाँ पे तुम्हें बात क्या ध्यान में रखनी है कि भैया यहाँ पे कुछ एक ऐसा फॉर्मेटिंग सबकी सेम है ना, मतलब वही अगर तुम्हारी डिक्शनरी है तो उसमें कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है तुम्हारे, बस उसकी तुम्हें पता होना इंटरनली कोड कैसे होता है वो पता होना चाहिए, क्योंकि देखो डिक्शनरी का ना थोड़ा सा अलग होता है, वो की वैल्यू का पेयर होता है, उसमें एक्सेस करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंस होता है ना, उसमें वैल्यूज डालने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो वो चीज़ अगर तुम्हें एक बार समझ गए तो तुम्हारे लिए चीज़ें बहुत स्मूथ हो जाएंगी, राइट। और वो हम PYQs के साथ साथ हम कर रहे होंगे। फिलहाल मैं लॉजिक्स के ऊपर फोकस करूंगा ताकि तुम्हें एक लिस्ट के फॉर्मेट में समझ में आ जाए, फिर तुम डिक्शनरी वगैरह को भी साथ साथ में कर ही लोगे। अभी मान लो कुछ थोड़ा कोडिंग वगैरह अगर हम करें यहाँ पे साथ साथ में तो क्या है, अब मान लो बाइनरी के लिए तो मैं दिखाऊं यहाँ पे ऑलरेडी कुछ कोड्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है, ये बेसिक्स का जैसे हो गया, ठीक है, ये तुम्हें दिख रहा होगा विद ओपन की नई फाइल, ये आई थिंक पिछली बार का है, तो विद ओपन नई फाइल .txt.w एज ABC, कुछ भी मैंने डिफरेंस नहीं किया यहाँ पे। एक सेकेंड, आई थिंक ये ओके ये हमारा टेक्स्ट फाइल का ही है, मतलब मैं बेसिक्स बता के लिए है ना उस टाइम पे, तो यहाँ पे हमने बाइनरी फाइल यूज़ नहीं की है, ये बेसिकली टेक्स्ट फाइल का रिवीजन टाइप यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे आई होप तुम्हें ये याद ही होगा, मैं इसमें डायरेक्टली बाइनरी में जंप करना चाहूँगा, है ना, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ये सब तुम्हें याद ही है कि भाई हम विद ओपन से ओपन कराते हैं तो हमें उसमें आखिरी में क्लोज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे फाइल का नाम लिखते हैं, यहाँ पे फाइल का मोड लिखते हैं, यहाँ पे इसको अलाइजिंग करते हैं एज लिख के, और जो भी आपको यहाँ पे फाइल का नाम आप देना चाहते हो, ठीक है, आप वो दे सकते हो। मान लो इसको करंट में इसको क्या है, इसको हम ABC स्टोर करा सकते हैं, ठीक है, फाइल हैंडलर बोलते हैं इसको, और ये हमारा ABC डॉट, इसके ऊपर आप कोई भी ऑपरेशन करवा सकते हो। अब ये तो हो गई हमारी टेक्स्ट फाइल की बात। अब भैया अगर हम करें बाइनरी फाइल की बात, चलो इसमें डायरेक्टली कुछ चेंजेस करते हैं, है ना। और एक चीज़ और यार, यहाँ पे जो फाइल क्रिएट होती है ना डायरेक्टली इधर पे क्रिएट होंगी, ठीक है, इस फोल्डर के अंदर क्रिएट नहीं होंगी, मतलब ये तो बाइनरी फाइल के अंदर एक फोल्डर बना तो यहाँ पे क्रिएट नहीं होंगी, ये बाहर एकदम क्रिएट होंगी, यहाँ पे क्रिएट होंगी, राइट, इस वाले फोल्डर में। तो वो चीज़ है, तो एक चीज़ हम क्या कर सकते हैं कि हम डायरेक्टली बाहर पे ही ऑपरेशंस लगाते हैं ताकि इजी हो जाए हमारे लिए सब कुछ। लेट्स से ये फाइल 1 में क्या है, ओके, यहाँ पे जैसे कि तुम्हें एक दिख रहा है एक बाइनरी फाइल का ऑलरेडी एक कोड है, साथ साथ में हम बना भी देते हैं, एक काम करते हैं इसको, ये वाला पहले वाला ही है तो फिर इसको एक तुम्हारे साथ पहले बनाते हैं, उसके बाद जाके इन सब कुछ को देखेंगे। इसको छोड़ो, नई फाइल क्रिएट करते हैं, क्या नाम रखें, वीडियो नहीं, एपिसोड 9 है ना, ये 9 ही है, .py, ठीक है, फाइल का कोड .py रहेगा, ऑब्वियसली तुम्हें पता ही है क्योंकि भाई हम पाइथन में वर्क कर रहे हैं तो मेनली कोड तो py में ही रहेंगे, बाकी चाहे आप फाइल कोई सी भी क्रिएट कर लो। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने इंपोर्ट पिकल करवा दिया है। इंपोर्ट पिकल कराना ऑब्वियसली बहुत जरूरी है बिकॉज वी आर वर्किंग इन अ बाइनरी फाइल, और बाइनरी फाइल में यार सीरियलाइज डीसीरियलाइज करने के लिए पिकल मॉड्यूल चाहिए होगा ताकि हम लोड और डंप सब कुछ करा पाएं। दूसरी चीज़ यार, हम विद ओपन से ओपन कराएंगे क्योंकि भैया जी विद ओपन से ओपन कराने में आपको क्लोज नहीं करना पड़ता और क्लोज करने की झंझट आपकी खत्म हो जाती है। इसके अंदर आपकी दो चीज़ें आती है ओपन कराने में, पहले तो आपको लिखना है फाइल का नाम, है ना, तो कोई भी फाइल आप नई फाइल क्रिएट करवा सकते हो, अगर एग्जिस्टिंग फाइल है तो उसको ओपन करवा सकते हो, है ना, उसमें कुछ राइट करवा सकते हो, तो ये तुम्हारी मर्जी है। तो मान लो यहाँ से मैं कोई एक एग्जिस्टिंग फाइल पिक कर लेता हूँ जो कि अभी एम्प्टी हो, मान लो ये वाली फाइल का ये वाली फाइल को देख लेता है, ठीक है, मान लो ये वाली फाइल है अ बाइनरी फाइल डॉट बिन, ठीक है, मान लो ये वाली फाइल में हमें डेटा वैल्यूज डालनी है कुछ भी, तो अ बाइनरी फाइल डॉट डेट में हम डॉट बिन में हम डेटा डाल रहे होंगे, मान लो अ बाइनरी अंडरस्कोर फाइल डॉट बिन। अब सबसे बड़ी बात है यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि तुम्हें फाइल अगर वो एग्जिस्टिंग है तो तुम उसको रीड मोड में भी ओपन करा सकते हो, बट अगर वो एग्जिस्टिंग नहीं है तो तुम्हें उसको राइट में ही एक क्रिएट कराना पड़ेगा, यानी कि WW+ में क्रिएट कराना पड़ेगा अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि WW+ क्या करते हैं कि वो एक नई फाइल क्रिएट कर देते हैं, उनके अंदर इतनी पावर होती है कि वो एक नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं इन केस देयर इज नो एग्जिस्टिंग फाइल। बट क्योंकि यहाँ पे एक एग्जिस्टिंग फाइल मुझे दिख रही है तो मैं यहाँ पे R और R+ मोड इन दोनों में से भी कोई यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि R और R+ क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग फाइल के ऊपर ही ऑपरेशन करते हैं, उनको नई फाइल बनाने की उनके पास कैपेबिलिटी नहीं होती है। W और W+ में सिर्फ ये होता है कि वो नई फाइल भी बना सकते हैं, तो यहाँ पे क्योंकि ये एग्जिस्टिंग फाइल है तो यहाँ पे मैं चाहूँ तो फिर कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ, मैं R+, W+, A+, मतलब B ऑब्वियसली लगे यहाँ पे, है ना, भूलना मत कि क्योंकि ये बाइनरी फाइल है तो यहाँ पे हम B सब में लगा रहे होंगे, तो वो चीज़ तुम्हारी यहाँ पे होगी। तो बट यहाँ पे क्योंकि एग्जिस्टिंग फाइल है तो मैं कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ नो मैटर व्हाट, राइट।
तो मान लो कि मैं इसको, क्योंकि ये एग्जिस्टिंग है तो मुझे W की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये एग्जिस्टिंग है, तो मैं R+ से इसको ओपन करा लेता हूँ। बट सबसे बड़ी बात अगेन यहाँ पे RB+ आएगा, यहाँ पे सिर्फ R+ नहीं आएगा, क्योंकि ये बाइनरी फाइल है ना। ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है कि भैया बाइनरी फाइल में आप RB+ लगाओगे, बाइनरी फाइल में आप RB+ लगाओगे, यहाँ पे आपको B लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बिना आपका एरर आ जाने वाला है। फाइल हैंडल को यहाँ पे हमने एक बना दिया है एज अलाइजिंग करके, है ना, एज F ले लिया है, और अब हम कर सकते हैं जो चाहें। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या होती है ना कि यहाँ पे सबसे पहले ऑब्वियसली क्योंकि हम पिकल मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दो चीज़ें कर सकते हैं, दो ऑपरेशन, दैट इज़ क्या, डंप और लोड। डंप कब कराते हैं, जब हम उसमें कोई एंटर डालना होता है हमें कि भाई ये वाला डेटा आप स्टोर कर लो इस वाली फाइल में, है ना। और लोड कब, जब हमें उसमें से कोई डेटा रीड करना होता है, बेसिकली राइट कराने के लिए डंप और रीड कराने के लिए लोड। बट क्योंकि अभी इस फाइल में कुछ भी डेटा नहीं है तो हम ऑब्वियसली इसमें पहले डंप करेंगे, राइट। डंप करने के बाद जो यहाँ पे तुम्हें दो आर्ग्यूमेंट डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मतलब तुम दो चीज़ें लिखोगे, ऐसे और ऐसे। अब ये दो चीज़ें क्या लिखोगे, सबसे पहले तुम लिखोगे कि तुम्हें इसमें क्या डंप कराना है, एग्जैक्ट डेटा क्या है। अब यहाँ पे तुम्हारे पास दो चॉइस है, या तो तुम डेटा को ऊपर स्पेसिफाई कर दो कि डेटा इज इक्वल्स टू महारथी, ठीक है, ऐसा तुमने स्पेसिफाई कर दिया, या तो फिर तुम डायरेक्टली इसके अंदर डेटा लिख दो, अपना जो भी डेटा है यहाँ पे फर्स्ट आर्गुमेंट में ही तुमने डायरेक्टली लिख दिया कि भाई महारथी डेटा है मेरा, ठीक है। तो तुम्हें ऊपर वाले इसकी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर तुम चाहते हो कि भैया मैं अपने डेटा को अलग से पहले किसी वेरिएबल में स्टोर कराऊँ, क्योंकि वो कोई लिस्ट है, टपल है, डिक्शनरी है, कुछ भी हो सकता है, आप चाहते हो कि वो डेटा पहले अलग से किसी एक वेरिएबल में स्टोर हो और उसके बाद मैं उस वेरिएबल को यहाँ पे लिख दूँ, तो ऐसे भी कर सकते हो। तो मान लो यहाँ पे तुम चाहते हो कि मैं वेरिएबल का यूज़ करूँ, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली डेटा लिख सकता हूँ, ठीक है। तो उसने डायरेक्टली यहाँ से फेच कर लिया कि अच्छा जी महारथी है। दूसरी चीज़ तुम्हारी यहाँ पे क्या आएगी, ऑब्वियसली यहाँ पे वो नहीं लगेंगे, कोट्स नहीं लगेंगे, वो तो मैंने तुम्हें बताया था कि ऐसे ही लगाने के लिए ना। और यहाँ पे तुम्हारी दूसरी आर्गुमेंट होगी तुम्हारा हमेशा फाइल हैंडल का नाम, ठीक है, कि तुम्हें भाई किस फाइल हैंडल में इसको डंप कराना है। मैंने क्योंकि यहाँ पे फाइल हैंडल का नाम WF लिया हुआ है तो यहाँ पे मुझे F लिखना होगा, राइट। अगर मैं यहाँ पे ABC लिख दूंगा तो मुझे यहाँ पे भी ABC लिखना पड़ेगा। क्या बात क्लियर है। pickle.dump लिखने के बाद हम दो आर्ग्यूमेंट्स लिखते हैं। पहली वाली आर्गुमेंट होगी कि भैया आपको क्या डंप कराना है, एग्जैक्ट डेटा क्या है, ठीक है। दूसरी वाली आर्गुमेंट होगी कि आपका फाइल हैंडल का नाम क्या है। यहाँ पे जो फाइल हैंडल का नाम होगा आपको वही एज इट इज यहाँ पे लिख देना है। इतना करते ही तुम्हारा यार काम हो चुका है। अभी करंटली देखें तो फिर यहाँ पे फाइल में कोई भी डेटा नहीं है, राइट। और जैसे ही मैं इस फाइल को यहाँ, इस कोड को यहाँ पर रन करता हूँ और ये सक्सेसफुली रन हो गया, और यहाँ पे मैं चेक करूँगा तो डेटा कुछ नज़र आ रहा है। बट तुम देख रहे हो ये सब क्या आ रहा है, दीज आर द गार्बेज वैल्यूज, जिसकी वजह से बाइनरी फाइल को हम क्या कहते हैं कि रीड नहीं कर सकते। बट यहाँ पे बेसिकली VS कोड का इंटरनल कोई डिकोडर काम कर रहा है जो कि इसको इतना शो कर दे रहा है, यहाँ तक उसको समझ आ रहा है कि भाई कुछ चीज़ ऐसी लिखी हुई है ना। बट जनरली देखा जाए तो वी कांट रीड बाइनरी फाइल ऑन इट्स ओन। अगर हम खुद से बाइनरी फाइल को पढ़ने जाएंगे तो हम उसको नहीं पढ़ सकते, बिकॉज इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वंस। अब अगर मान लो ये डेटा तुम्हारा यहाँ पे है, तुम्हें इसको रीड करना है, तो अगेन बात सिंपल है। तो रीड करने के लिए क्या ही करना होगा तुम्हें, भैया जी अब खुद से सोचो। मैंने RB में इसको ओपन करा ही रखा है, तो क्योंकि ये R मोड है तो फिर रीड तो ये कर ही सकता है ना। तो मैं सिंपल क्या कराऊंगा, यहाँ से इस वाले को चेंज करूंगा पहले, तो डंप से मैं इसको क्या करूँगा, लोड करा दूंगा। क्यों, क्योंकि इस बार मैं रीड कर रहा हूँ, है ना। रीड करते टाइम मैं लोड यूज़ करता हूँ और यहाँ पे मेरे को डेटा की ज़रूरत है। देखो ध्यान दो, डंप जो होता है ना वो दो आर्ग्यूमेंट लेता है, पहला डेटा और दूसरा फाइल हैंडल। बट जो लोड है वो सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट लेगा, क्योंकि भाई उसे डेटा तो चाहिए ही नहीं ना। भाई उसे डेटा क्यों चाहिए होता है, जब आपको उसमें कुछ डालना है, कुछ नई चीज़ रखनी है, तब आपको डेटा चाहिए होता है। बट यहाँ पे हमें डेटा चाहिए ही नहीं, क्योंकि हम तो सिर्फ रीड कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग डेटा हम बस पढ़ रहे हैं। तो हमें एक नए डेटा की ज़रूरत इस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें यहाँ से ये डेटा को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देना है। सिर्फ यहाँ पे हमारा एक ही हमारा आर्गुमेंट रहने वाला है, दैट विल बी योर फाइल हैंडल। किस फाइल हैंडल को रीड कराना चाहते हो सर आप, वो बता दो। आपने यहाँ पे लिख दिया कि भैया मैं F को लोड कराना चाहता हूँ, तो जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे तुम्हारे सामने कुछ नहीं आएगा। ऑब्वियसली कुछ नहीं आएगा, क्योंकि भैया जी हमने प्रिंट तो कुछ कराया नहीं है। जब भी हम यहाँ पे प्रिंट, अगर हम कुछ भी लोड करवाएंगे तो हमें प्रिंट करवाना पड़ेगा, सिर्फ इतने से प्रिंट नहीं होगा, है ना। ना अगेन यू हैव टू ऑप्शंस, ईदर इसको डायरेक्टली प्रिंट के अंदर लिख दो या फिर एक वेरिएबल बना के इसको प्रिंट कराओ। मैं यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट लिख देता हूँ इसके आगे से, है ना। यहाँ पे मैंने प्रिंट लिखा और इसको ब्रैकेट, सारे ब्रैकेट कंप्लीट कर दिए अपने। अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे मेरा आ गया महारथी लिखा हुआ, यानी कि जो उस फाइल का डेटा था वो एज इट इज़ मेरे पास आ गया है। बट यार एग्जाम में तुम्हारे पास इतना सिंपल चीज़ें नहीं होंगी। एग्जाम में तुम्हारे पास डिक्शनरी, लिस्ट, इन सब के ऊपर ऑपरेशंस करवा रहे होंगे, ठीक है। तो एक बार उस चीज़ को फिर समझ लेता है कि भैया वो कैसे होगा।
तो अभी तक तो हम यहाँ पे मैंने देखा, हमने स्ट्रिंग के ऊपर ऑपरेशन कराना समझ गए, हमने डंप कराना समझ लिया, हमने लोड कराना समझ लिया, बट व्हाट इफ भैया यहाँ पे एक लिस्ट होती, ठीक है, मान लो इसको एक लिस्ट दे देता है रेड और एक डाल देता है इसमें ग्रीन, ठीक है, और इसमें लिख देता है ब्लू। अभी मैंने कुछ कलर्स के नाम लिख दिए यहाँ पे, है ना, तो ठीक है, सब कुछ डेटा एज इट इज़ एज इट इज़। अब क्योंकि हमें नया डेटा डंप कराना है, मतलब नया डेटा लिखना है, तो हम ऑब्वियसली में डंप यूज़ करेंगे। अब क्योंकि हम डंप यूज़ कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे हमें दो आर्ग्यूमेंट्स देने होंगे। पहला आर्ग्यूमेंट होगा हमारा ऑब्वियसली डेटा, क्योंकि यहाँ पे जो हमने वेरिएबल क्रिएट कर रखा है, राइट, और दूसरा होगा हमारा फाइल हैंडल। और क्योंकि हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल के ही ऊपर ऑपरेशंस कर रहे हैं तो हम RB हमारा चल जाएगा। एग्जिस्टिंग फाइल नहीं होती तो भैया हम W यूज़ कर रहे होते या फिर A यूज़ कर रहे होते। अब एक और चीज़ ध्यान दो, हम यहाँ पे क्या करा रहे हैं, डंप करा रहे हैं और RB प्लस से डंप करा रहे हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। ये हमने कराया इसको रन और आउटपुट आया कुछ भी नहीं। तो ऑब्वियसली यहाँ से डंप कुछ रिटर्न नहीं करता है ना। हमने इसको डंप को अभी प्रिंट के अंदर लिखा हुआ है, तो क्योंकि डंप तो कुछ रिटर्न करेगा ही ना भाई, रिटर्न तो कौन करता है, लोड रिटर्न करता है। बट यहाँ पे क्योंकि हमने इसको प्रिंट करा रहे हैं इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं आया और इसको हम यहाँ से हटा देंगे। बट तुम यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे कि भैया डेटा तो इसमें पुश हो चुका है, मतलब कि ये जैसे ही उसने देखा कि पिकल डॉट डंप, तो उसने डेटा तो डंप कर ही दिया था ऑलरेडी। बट उसने जब देखा कि अरे रे रे इसके आगे तो प्रिंट भी लगा हुआ है, तो मुझे इसको प्रिंट करना पड़ेगा कि ये आउटपुट क्या दे रहा है यहाँ से। बट क्योंकि डंप कभी भी कुछ रिटर्न नहीं करता तो उसने नन रिटर्न कर दिया है। बात क्लियर है। तो डंप आर्ग्यूमेंट तुम्हारा रिटर्न कुछ नहीं करता, वो बस एक ऑपरेशन कर देता है। उसको पता है कि बस उसके अंदर फाइल के अंदर मुझे कुछ ना कुछ डंप करना है, तो उसने डंप कर दिया। अब तुम एक और चीज़ यहाँ पे नोटिस करोगे कि भैया पिछला वाला जो डेटा था हमारा महारथी लिखा हुआ, याद है पिछला वाला डेटा यहाँ पे ये महारथी लिखा हुआ था हमने पहले इसमें फाइल में। बट अब तो भैया वो यहाँ पे दिख ही नहीं रहा कहीं पे भी, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रेड ग्रीन ब्लू दिख रहा है। एंड ऑब्वियसली सिर्फ रेड ग्रीन ब्लू ही दिखेगा, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे RB प्लस मोड में ओपन करा रखा है, विच इज बेसिकली ओवर राइट कर देता है। यहाँ पे RB प्लस क्या करता है, ओवर राइट करता है, रीड में चाहे हो या फिर राइट में हो। इसके लिए हमने स्पेसिफिक A मोड, हमने पता होगा तुम्हें, अपेंड मोड जो होता है वो क्या करता है, तुम्हारा अपेंड कराता है, जिसमें कि पिछला डेटा भी एज इट इज रहता ही है और नया डेटा भी एज इट इज आ जाता है। तो यानी कि उसमें पिछला डेटा सेफ रहता है और नया डेटा उसके आगे से ऐड ऑन हो जाता है। तो अब हम यहाँ पे एक चीज़ और करके देखते हैं। मान लो हम इसको A में करते हैं, ठीक है, AB प्लस कर दिया हमने इस बार। एंड अब अगर हम इसमें क्या करें, इसको हम फिर से डंप कराएंगे, सेम डेटा को हम डंप करा रहे हैं और सेम फाइल हैंडल सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे हम अपेंड का यूज़ कर रहे हैं, A का यूज़ कर रहे हैं। अब जब हम इसको रन कराएंगे, ये मैंने रन कराया, आउटपुट कुछ भी नहीं आया एंड ऑब्वियसली नहीं आना था। तो तुम देखोगे यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे सेम डेटा दो बार आ चुका है। पहले रेड ग्रीन ब्लू आया एंड अगेन फिर उसके पीछे से रेड ग्रीन ब्लू आया। क्यों? क्योंकि भैया हम तो यहाँ पे A यूज़ कर रहे हैं, अपेंड यूज़ कर रहे हैं। अपेंड का मतलब ही होता है कि आप पिछला डेटा एज इट इज़ रखो और उसके आगे से उसको फिर से उसके आगे से प्रिंट कराओ। और क्योंकि हमारा डेटा तो एज इट इज़ वही का सब कुछ सेम ही था, तो उसने क्या करा, पहले वाला जितना था, पहले वाला ये यहाँ तक सब कुछ सेम ही था, यहाँ तक आई थिंक सब कुछ सेम ही था, और इसके आगे उसने फिर से रेड ग्रीन ब्लू को रन करवा के इसमें फिर से डंप करवा दिया। कुछ इस तरीके से वर्क करता है। डेटा तुम देख रहे हो बाइनरी, अब यहाँ पे क्योंकि ये लिस्ट में है, अब लिस्ट में हमें डेटा डंप करना तो आ गया अच्छे से, बट इसमें भैया अगर हमें लोड कराना है तो हम कैसे कराएंगे, तो उसको भी देख लो यार। लोड कराने का सिंपल तरीका, अब क्योंकि ये AB प्लस है तो ये रीड भी कर सकता है। आई होप तुम्हें पता होगा AB प्लस के पास रीड और अपेंड दोनों की ताकत होती है, तो अब ये रीड भी कर सकता है। तो मैं चाहूँ फिर यहाँ पर से डायरेक्टली मैं इसको क्या करा सकता हूँ, पिकल डॉट लोड करा सकता हूँ, है ना। और क्योंकि पिकल डॉट लोड में मुझे डेटा की कोई ज़रूरत नहीं होती तो मैं सिर्फ F लिखूँगा। अब जब मैं इसको रन कराता हूँ तो यार यहाँ पे तुम देख सकते हो कि यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारा रैन आउट ऑफ आउटपुट EOF एरर आ रहा है। और अब ये क्यों आ रहा है, तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि भैया EOF एरर क्यों आ रहा है ना, तुम लोग कंफ्यूज हो सकते हो। बट तुम यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे कि मैंने बोला कि भैया AB प्लस के पास होती है रीड करने की पावर, है ना। और बात भी सही है यार, हमने पढ़ा तो यही है कि AB प्लस के पास, क्योंकि मैंने प्लस लगा रखा है, तो ये अपेंड तो कर ही सकता है, साथ साथ में रीड भी कर सकता है। और यहाँ पे जब मैं इसको लोड कराने की ट्राई कर रहा हूँ तो फिर भी मेरा ये रैन आउट ऑफ इनपुट क्यों आ रहा है, यानी कि मतलब EOF एरर होता क्या है, EOF एंड ऑफ फाइल, मतलब कि फाइल आपके एंडिंग तक पहुँच गई है, राइट। अब देखा जाए तो फिर भाई फाइल एंडिंग तक कैसे पहुँच गई, मेरे पास तो सारा डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि जो भी डेटा है वो आना चाहिए। बट अगर तुम याद हो तुम्हें तो A जो हमारा होता है अपेंड, वो फाइल के कर्सर को रखता है एट द वेरी एंड। क्या तुम्हें याद है कि वो फाइल के कर्सर को रखता है आखिरी में, एकदम एंडिंग में। बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि फाइल के कर्सर को इसने एंडिंग पे रखा हुआ है, वो आगे से एक्सेप्ट कर रहा है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि इसके आगे कोई डेटा कहाँ क्यों नहीं है। तो जैसे ही उसने देखा कि अरे इसके आगे तो कोई डेटा है ही नहीं,
तो वो कह दे रहा है एंड ऑफ फाइल एरर। तो ये कह रहा है कि भाई हमारे पास तो इसमें कुछ कंटेंट ही नहीं है। इसमें तुम इसको एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हो क्या कि भैया यहाँ पे हम कर रहे हैं कि भाई याद हो तो मैंने टेक्स्ट फाइल वाले में बताया था कि हम यहाँ पे इसको कर्सर को इधर उधर मूव कर सकते हैं। दो ऑपरेशन होता है सीक और टेल। टेल बताता है आपकी करंट लोकेशन और सीक क्या करता है उसको किसी भी जगह पे मूव करा सकते हैं कर्सर को। पहले इसकी करंट लोकेशन पूछते हैं तो एफ डॉट टेल करके देखते हैं हम। एफ डॉट टेल करेंगे और इसके आगे हम लिख देंगे प्रिंट एफ डॉट टेल और फिर देखते हैं कि क्या बताता है कर्सर की करंट पोजीशन और लोड को भी हटा देते हैं फिलहाल, है ना। तो पहले हमें पता तो चले कि अभी करंट कर्सर है कहाँ पे, तो इसने बोल दिया 74, यानी कि इसका डेटा का सब कुछ देखा जाए तो यहाँ पे 74th नंबर पे ऑलरेडी कर्सर है, अभी एग्जिस्ट कर रहा है। तो 74 तो यानी कि एंड ऑफ द फाइल हो गया ना कहीं, क्योंकि भाई जितना डेटा होगा वो 0s 1 में फॉर्मेट में स्टोर हो रखा होगा, तो ये आखिरी में है समवेयर। तो बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि ये डेटा इतनी एंडिंग में है और वहाँ से तो फेच किया ही नहीं जा सकता डायरेक्टली, वो एंडिंग में, समझ गए तुम बात को, क्योंकि हम इसको अपेंड में रन कर रहे हैं और अपेंड का सिंपल सा रूल है, फिर भी मैं तुम्हें चेक करा देता हूँ। आप देखो अपेंड ए और ए बी दोनों का सिंपल सा रूल है कि कर्सर की पोजीशन देखो, कर्सर की पोजीशन तुम्हारी एंड पे रहती है दोनों में, किसमें, सिर्फ इन्हीं दोनों में रहेगी, ए और ए बी प्लस में हमेशा एंड पे रहती है, क्योंकि हम इसमें अपेंड करा रहे होते हैं ना, इसलिए कर्सर की पोजीशन एंडिंग पे रहती है। और क्योंकि कर्सर की पोजीशन एंडिंग पे है, जो कि यहाँ से प्रूव हो रहा है, टेल हमने रन किया और ये 74 बता रहा है, 74 बता रहा है, तो बिकॉज ऑफ दिस इसने क्या बोला कि भैया अरे यहाँ पे तो आप एंडिंग में हो, तो यहाँ पे आपके एंड ऑफ फाइल एरर आ रहा है, EOF एरर आ रहा है। पर भैया क्या करें अगर हमें इसका डेटा रीड करना है, बट मैं चाह रहा हूँ कि भाई AB प्लस मोड में यूज़ करूँगा, मैं हूँ जिद्दी, वरना सिंपल सा तरीका है हम इसको रीड मोड में रीड कर सकते हैं ना, बट मैं कह रहा हूँ नहीं मैं तो इसी में करूँगा। तो हम एक चीज़ कर सकते हैं यहाँ पे क्या, f.seek का यूज़ करके ना, f.seek का यूज़ कर लेते हैं और इसको यहाँ पे 0 लिख देते हैं। इससे क्या हुआ कि ये सबसे बिगिनिंग में आ जाएगा, स्टार्ट ऑफ द फाइल। हमने पढ़ा है कि सीक, अगर हम सीक के अंदर अगर हम 0 लिख देते हैं तो वो क्या करता है, बिगिनिंग में ले आता है। 1 लिख देते हैं तो वो कहाँ पे ले आता है, करंट पोजीशन पे ही रखता है। और अगर हम इसमें 2 लिख देते हैं तो वो एंड ऑफ द फाइल में ले आता है कर्सर की पोजीशन को, है ना। ये सब चीज़ें हमने पढ़ रखी है। तो अब ट्राई करते हैं f.seek से इसको बिगिनिंग पे ले आते हैं पहले, ठीक है, बिगिनिंग पे ले आए। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि भैया ये बिगिनिंग पे आया है या फिर नहीं आया है। f.tel रन करेंगे और इसको प्रिंट कराते हैं ताकि पता तो चले। f.tel क्या करेगा, करंट पोजीशन बताएगा और चेक करेगा कि क्या ये बिगिनिंग पे आ गया है। तो अब इसको हम रन करेंगे और देखो आउटपुट 0 आ रहा है, मतलब कि अब हम कर्सर की पोजीशन को एकदम बिगिनिंग पे लेके आ चुके हैं ना। तो अब हमारा टेल का कोई भी काम नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसको लोड कराने की ट्राई करते हैं, क्योंकि सीक ने इसको कर दिया है 0 पे। तो अब जब हम ट्राई करेंगे कि हम पिकल डॉट लोड करके हम इसमें f को लिख देंगे, है ना, कि भाई अब इसको लोड कराओ, और लोड तो कराओ ही साथ में इसको प्रिंट भी कराओ। तो हम इसको क्या करेंगे, प्रिंट, अब चाहे तो यार इसमें कोई एक वेरिएबल में स्टोर कराओ, उसको वेरिएबल को प्रिंट कराओ, फिर डायरेक्टली करा दो। मैं डायरेक्टली करा रहा हूँ, ठीक है, तो तुम्हें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। पिकल डॉट लोड और जो भी पिकल डॉट लोड का डेटा है वो सब प्रिंट करा दो, ठीक है। जैसे ही अब हम इसको रन करेंगे तो हमारा डेटा हमारे सामने आ चुका है। अब तुमने देखा है डेटा सामने सब कुछ आ गया है, हमारा रेड ग्रीन ब्लू आ गया है। बट तुमने ऑब्जर्व करा होगा कि भैया मैंने तो डेटा को 2 बार लिखा था और यहाँ पे डेटा मेरे को 2 बार शो हो रहा है। एक तो मेरा ये वाला डेटा है और एक मेरा ये वाला डेटा है, तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक ही डेटा क्यों आया। तो होता क्या है यार, यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली ये नेक्स्ट लाइन में स्टोर कराता है जब भी आप दूसरा डेटा अपेंड कराते हो, राइट। तो यहाँ पे हमेशा जब तुम नॉर्मली एक बार लोड कराओगे तो वो पहला ही डेटा शो करेगा तुम्हारे पास, नेक्स्ट लाइन में अपने आप नहीं जाएगा। यहाँ पे हम लूपिंग यूज़ करते हैं इसीलिए, ठीक है। बट फिलहाल तुम्हें इतना समझ में आ गया होगा कि यार मैंने कैसे सब कुछ करा, तुम्हें अंदर की मैकेनिक्स साइड से समझ में आ गई होगी कि अच्छा AB जो है वो एंडिंग में ला दे रहा है कर्सर को, जिस वजह से EOF एरर आ रहा था। बट जब मैं इसको सीक का यूज़ करके बिगिनिंग में ले आऊँगा और उसके बाद में उसको रीड करने की ट्राई करूंगा तो वो डेटा को इजीली रीड कर लेगा, है ना। अब इसका एक और सिंपल सा तरीका हो सकता था कि अगर तुम्हें इतना ये सब तो मैंने फालतू के लिए तुम्हें लॉजिक समझाने के लिए बताया था कि भाई इसका सिंपल सा हो सकता है कि तुम इसको R मोड में रन करो। भाई ज़रूरत ही क्या है, जब तुम इसको R मोड में रन करोगे तो R इसको ऑलरेडी स्टार्टिंग पर रखेगा। तो यानी कि मैं डायरेक्टली इसमें प्रिंट लिख के मैं इसमें पिकल डॉट लोड करवा सकता हूँ F, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया है, तो अब इस बार मुझे इसमें सीधा मेरा आउटपुट मिल जाएगा रेड ग्रीन ब्लू। तो यहाँ पे मेरी कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। अब मैं तुम्हें कुछ और चीज़ें भी करके दिखाता हूँ। मान लो कि
ये मैंने इसको ओपन तो करा दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ यार जितना भी डेटा है ना सारा ही डेटा प्रिंट हो। ऐसा क्या है कि भाई सिर्फ पहला ही प्रिंट हो रहा है, मतलब रेड ग्रीन ब्लू सिर्फ एक बार ही आ रहा है। मैंने 2 बार लिखा हुआ है ना उसको फाइल के अंदर, तो मुझे दोनों बार आना चाहिए, दोनों ही मतलब जितना भी आउटपुट है मेरे पास सारा है। तो यार यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसमें लूपिंग। अब लूपिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अब तुम्हें समझ में आएगा कि भैया हमने लूपिंग आखिर एग्जैक्टली की क्यों है। क्योंकि देखो जनरली यहाँ पे तुम्हें क्या होगा, यहाँ पे डेटा तुम्हारा पिकल बाय पिकल होगा, है ना। पिकल बाय पिकल यहाँ पे हम डेटा को रिट्राइव कर रहे होंगे, और हमें यहाँ पे पिकल बेसिकली लाइन के फॉर्मेट में स्टोर होता है और कुछ पैकेट्स के फॉर्म में स्टोर होता है। तो हम उतना कॉम्प्लेक्स नहीं जाएंगे अभी फिलहाल। तुम्हें समझो कि जब तक हम ऐसा लूप चलाएंगे कि जब तक कोई चीज़ ट्रू है, जब तक ये सीधे सीधे वर्क कर रहा है, मतलब हम एक इन्फिनिटी टाइप का लूप चलाएंगे, ठीक है। और वो सिर्फ तभी ब्रेक होगा जब हम किसी एक एरर को एनकाउंटर करते हैं, और वो एरर ऑब्वियसली कौन सा होगा, एंड ऑफ फाइल एरर होगा, ठीक है। तो हमारा काम सिंपल रहने वाला है, हम एक वाइल ट्रू वाला लूप रन करेंगे, वाइल ट्रू, ठीक है। वाइल ट्रू जो लूप होता है यार, ये एक इन्फिनाइट लूप होता है काइंड ऑफ, ठीक है। तुम्हें पता है फॉर लूप और वाइल लूप तुम्हें पता ही है, और वाइल लूप का तुमने ट्रू के तरीके से इस्तेमाल बहुत कम किया होगा अभी तक, या फिर नहीं किया होगा, ठीक है। वाइल ट्रू बेसिकली एक इनफाइनाइट टाइप का लूप है जो कि तब तक रन होता है जब तक इंटरनली प्रोग्राम में कहीं पे ब्रेक डिफाइंड ना हो, ठीक है। वो तब तक रन होता रहेगा जब तक प्रोग्राम खुद से उसको ब्रेक ना करे। अगर प्रोग्राम उसको ब्रेक नहीं करवाता कहीं पे भी थ्रू आउट द कोड, तो वो रन होता रहेगा इन्फिनाइटली। क्या बात क्लियर है? तो यहाँ पे हम वाइल ट्रू लूप रन करेंगे और हम ट्राई करवाएंगे कि आप इसमें से पिकल को लोड करवाइए, यानी कि मतलब कि पिकल डॉट लोड और एफ, ठीक है। कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हमारा एफ आ जाए, और यहाँ पे हम इसको डायरेक्टली प्रिंट करवा सकते हैं। चाहे तो इसको हम एक काम करके डेटा में स्टोर करा लेते हैं थोड़ा। एक सेकंड, डेटा नाम के 2 वेरिएबल हो गया, इसको हम थोड़ा ना एक और बेसिकली बोल देते हैं इसको, मान लो हमने ए बोल दिया, ठीक है। और फिर हम प्रिंट करा देते हैं ए को, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग सही लगती है इससे, है ना। और इन केस अगर आप कोई एक्सेप्शन तक पहुंचोगे, अगर आपको कोई आप एरर मिले आपको, यानी कि रन हो गया ये फाइल, है ना। और जैसे ही एरर कब मिलेगा, जब आप एंड ऑफ द फाइल में पहुंच गए होगे, है ना। फाइल के सारे कंटेंट रीड कर लिया होगा, उसके बाद आप आखिरी में पहुंच गए हो तो आपको एरर आ रहा है। तो जैसे ही एरर आए यू विल ब्रेक इट, दैट्स ऑल, हो गया। यानी कि वाइल ट्रू लूप क्या करेगा, जब वो कोशिश करेगा, ट्राई करेगा, यानी कि कोशिश करेगा कि यार मैं इसको रीड कर लूँ, ठीक है, मैं इसको रीड कर लूँ अगर इसके अंदर डेटा है। बट जैसे ही उसे पता चला, जब तक है डेटा रीड करता रहेगा, प्रिंट कराता रहेगा, है ना, सामने शो होगा। बट जैसे ही उसे पता चला अरे रे यहाँ पे तो एरर आ गया, फाइल के एकदम आखिरी में पहुँच गया आप, ठीक है। और EOF एरर, जैसे कि तुम्हें दिख रहा है ना EOF एरर, अब EOF एरर आ गया, फाइल के आखिरी में पहुँच गया। तो जैसे ही फाइल में एरर ट्रिगर होगा तो देखा ट्राई वाला नहीं हो पाया, यानी कि उससे एरर आ गया, तो वो सीधा एक्सेप्ट ब्लॉक में आएगा, देखेगा अरे मेरे को तो ब्रेक होना है, तो ब्रेक हो जाएगा। इतना सिंपल सी बात है यार, और इसमें कुछ भी नहीं है। रन करेंगे इसको बढ़िया तरीके से, और ये तुम्हारा 2 बार तुम्हारा डेटा जो इनपुट था वो दोनों बार तुम्हारा आ गया है अपनी अपनी लाइन में। क्या बात क्लियर है? देखो बस वही चीज़ है यार, कुछ भी डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। तुम इसको रीड करते रहोगे, तब तक रीड करते रहोगे जब तक सारा डेटा तुम्हारा रीड नहीं हो जाता, वाइल ट्रू का यूज़ करोगे, ठीक है। और जैसे ही तुम एरर तक पहुँचे, इसलिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज़ करते हैं। अब समझ में आया तुम्हारा एक्सेप्शन हैंडलिंग का टॉपिक एग्जैक्टली क्यों है, कहाँ पे तुम्हें एक्सेप्शन हैंडल करने होता है। अब तुम्हें थोड़ी पता कब एक्सेप्शन आ जाएगा यहाँ पे, तो तुमने जैसे ही एक्सेप्शन आएगा तुम उसको ब्रेक करवा दोगे। तो ये तुम्हारी कुछ चीज़ें हैं। और जैसे कि यहाँ पे हमने, अगर तुम्हें सिंपल सा डेटा रीड करना है एक बार, तो तुम आरबी में रीड करो, ये तो तुम्हें कर लिया आई थिंक, है ना। और अपेंड मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को भी अपेंड करा सकते हो यहाँ पे, लाइक जैसे कि तुम्हें ये दिख रहा है यहाँ पे क्या है, हमने एक लिस्ट के फॉर्मेट में हमने डेटा को डंप कराया है यहाँ पे, है ना। और भी कुछ नहीं है इसमें तो। और ए बी मतलब हम अपेंड करा रहे हैं, तो ठीक है, मतलब मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, आपने पहले से कोई डेटा है, आपको और डेटा डालना है तो आप अपेंड करा लो। मान लो यार मेरे में इसी में ही मन कर रहा है कि यार ठीक है ये तो है ही, और बाकी मैं इसमें क्या डेटा डाल दूँ, मैं यहाँ पे कुछ एक हाय हेलो व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है, ऐसा कुछ भी मैं इसमें और अपेंड करा दूँ, तो मैं इसमें क्या करूँगा, AB मोड यूज़ कर लूँगा। और इस सब की ज़रूरत है नहीं क्योंकि मैं यहाँ पे डंप करा रहा हूँ ना सिंपल, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, पिकल डॉट डंप मार के यहाँ पे क्या डंप कराना है, डेटा डंप कराना है, कॉमा किस में डंप कराना है, फाइल हैंडल क्या है, F है। तो अब मैं इसको ऐसे करके इसमें और डेटा डंप करा सकता हूँ, राइट। तो ये मैंने इसमें किया, कुछ भी आउटपुट नहीं आया, ऑब्वियस सी बात है। और यहाँ पे अगर तुम चेक करोगे तो एक्स्ट्रा डेटा यहाँ पे हाय हेलो व्हाट आर यू आर डूइंग, ये सब कुछ भी आ चुका है अपेंड होके। अब अगर मैं जब मैं फिर से इसमें लूप रन करने की कोशिश करूँगा वाइल ट्रू वाला, तो मान लो यहाँ से मैंने ये सब कुछ हटा दिया
और रीड करने के लिए हम यहाँ पे आर मोड यूज़ करेंगे, क्योंकि यार फिर वो फालतू में अपेंड मोड हमारा एंड ऑफ द फाइल में, एंड ऑफ द कर्सर में ले आएगा, तो मैं इसमें रीड मोड यूज़ कर रहा हूँ, है ना। डेटा की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने वो ऑलरेडी फेंक दिया है, उसके अंदर डेटा जो भी था उसके अंदर हमने डंप करा दिया है ना। अब हम क्या करेंगे, वाइल ट्रू यूज़ करेंगे। वाइल ट्रू से हम इसको देखते हैं कि हम इसको तब तक रन करने देंगे जब तक इसमें से डेटा निकल रहा है। तो वाइल ट्रू ट्राई कब तक, अब इसमें मान लो लाइन बोल देता है, इस वेरिएबल को लाइन बोल देता है ताकि थोड़ा सा और अच्छा सा लगे। तो पिकल वाइल लाइन इज इक्वल्स टू पिकल डॉट लोड कराते रहो सर जी, किस में से, एफ वाले में से, है ना। और प्रिंट भी कराते रहो लाइन में, लाइन वाले वेरिएबल को तुम प्रिंट भी कराते रहो साथ साथ में। और सर जैसे ही आपका एक्सेप्शन आए, जैसे ही कोई एक्सेप्शन आए, एक्सेप्ट आए, तो आप इसको ब्रेक करवा दीजिए। बस अब इसको रन कराएंगे और ये तुम्हारा सारा डेटा आ गया, रेड ग्रीन ब्लू पहले का, रेड ग्रीन, और सर आखिरी में तुमने अभी क्या करा है, अभी तुमने हाय हेलो व्हाट आर यू डूइंग वाला डेटा लगाया था, वो आ गया यहाँ पे शो हो गया। तो तुम कुछ भी डंप करा सकते हो यहाँ पे, ऐसा नहीं कि भैया स्ट्रिंग है तो फिर स्ट्रिंग वाला ही डेटा डालोगे, लिस्ट है तो लिस्ट वाला ही डालोगे, डिक्शनरी है तो डिक्शनरी वाला ही डालोगे। तुम अपनी मर्जी से कुछ भी डंप करा सकते हो इसमें, वो लाइन बाय लाइन तुम्हारा डंप होके आता रहेगा। पर एक चीज़ और ध्यान रखना, मान लो तुमने गलती से भी तुमने इसको W मोड में अगर तुमने इसको रन करा दिया, या फिर कुछ भी तुमने इसमें डंप कराया बट W मोड में डंप कराया, तो पिछला सारा का सारा वैनिश हो जाएगा, पिछला सारा डेटा जो भी इसमें लिखा हुआ था सब उड़ जाएगा। सिर्फ अभी जो तुमने W मोड से उसमें डेटा डाला है सिर्फ वो बचेगा। करके एक बार दिखा देता हूँ। मान लो यहाँ पे इसकी जगह पे ये सब कुछ हटाते हैं और इसको हम कराएंगे, इस बार रन करेंगे W मोड में, है ना। और इसमें हम डेटा नाम का फिर से एक वेरिएबल बना देंगे, क्या है ये, हाँ ठीक है, डेटा नाम का हम इसमें फिर से वेरिएबल बना लेंगे, जिसमें कि हम लिख देंगे नील लिख देते हैं मान लो, है ना, कुछ ऐसा नील, मतलब कि कुछ भी नहीं है इसमें। तो W मोड में ओपन करा रहे हैं तो वही बात है भाई, पिकल डॉट डंप, और क्या आएगा, डेटा को डंप कराना है और किस में डंप कराना है, F में डंप कराना है। बात क्लियर है, सब कुछ वो सही है। W में रन करा रहे हैं तो W क्या करता है, सर सारा का सारा डेटा ओवरराइट कर देता है, यानी कि जितना भी तुम्हें भी यहाँ पे दिख रहा है, हाय हेलो व्हाट यू आर डूइंग, रेड ग्रीन ब्लू, ये सब कुछ हट जाएगा और सिर्फ इसमें ये वाला स्ट्रिंग बच जाएगा, नील वाला, ठीक है। तो अब इसको हम रन करा के देखते हैं, और रन हो गया सक्सेसफुली, और यहाँ पे आप देखोगे सिर्फ नील बचा हुआ है, सारा डेटा उड़ गया। क्यों? क्योंकि हमने W मोड में रन करवाया है, और W मोड ओवरराइट करता है, रीड मोड भी ओवरराइट करता है, ठीक है। W और रीड मोड दोनों ओवरराइट करता है। अगर तुम चाहते हो पिछला डेटा बचा रहे तो तुम अपेंड मोड में उसको ओपन कराओगे। यार मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहा हूँ इन छोटे छोटे पॉइंट्स पे, बट यही वो छोटी छोटी बारीकियाँ हैं जो तुम्हारी गलतियाँ बन सकती है एग्जाम में। तो यहीं पे यार मार्क्स कट जाते हैं, तो इनके ऊपर बहुत फोकस करना है, इनको बार बार प्रैक्टिस करना है। देखो अब यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से मैंने पिछली बार भी बताया था, कुछ नहीं करना है, तुम एक दिमाग में ना क्लियर बना के रख चलो, क्या कि अगर तुम्हें कभी भी मल्टीपल रिकॉर्ड्स को रीड करना है, एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है, आएगा ये क्वेश्चन, मैं बता रहा हूँ, कभी भी अगर तुम्हें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को रीड करना है तो तुम क्या करोगे, विद वाइल ट्रू, इन 3 चीज़ों को तो याद कर लो दिमाग में, विद वाइल ट्राई। क्या है, विद वाइल ट्राई। विद से तुम क्या करोगे, फाइल को ओपन कराओगे, सीधी सी बात है। विद ओपन फाइल का नाम, है ना, ब्रैकेट वगैरह सब लगा के फाइल का नाम, और कौन सा मोड है, एज फाइल हैंडल डाल दोगे, F डाल देते हैं जनरली, तो तुम कुछ भी डाल दोगे। विद वाली लाइन हो गई। फिर क्या है, वाइल में सिर्फ वाइल ट्रू है, विद वाइल और ट्राई। वाइल वाली लाइन में वाइल ट्रू आ गया, और ट्राई में तुम अपना रिस्की स्टेटमेंट, जिसमें कि एंड ऑफ द फाइल तक तुम पहुंच सकते हो, मतलब ऑब्वियसली तुम यहाँ पे लोड कराओगे ना, ट्राई में क्या कराओगे, लोड कराओगे। तो ट्राई लिखने के बाद तुम लोड कराओगे, और एक्सेप्ट के अंदर तुम ब्रेक करवा दोगे। क्या बात क्लियर है, एक्सेप्ट के अंदर तुम ब्रेक करा दो। यहाँ पे देखो एक्सेप्ट में तुम्हारा अलग से मेंशन है EOF एरर, चाहो तो कर सकते हो, वरना ना चाहो तो फिर डायरेक्टली एक्सेप्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट बाकी अगर एरर याद आ रहा है तो अच्छी बात है, लिख देना EOF एरर, थोड़ा ज़्यादा टीचर को लगेगा अरे वाह यार बच्चे को EOF एरर वगैरह एरर हैंडलिंग अच्छे से पड़ी हुई है, ठीक है। तो तुम्हारा सारा का सारा डेटा जो भी तुमने पेस्ट किया था वो सब कुछ इसमें आ जाएगा। अब यार एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पाया जाता है, दैट इज सर्च एंड अपडेट इन बाइनरी फाइल। यार इस टाइप के क्वेश्चन ना आते हैं एग्जाम में, ठीक है। और ये मैंने जो नोट्स है ना, मैंने इसी फॉर्मेट से बनाया था कि भाई फाइल हैंडलिंग का तो कोई भी टॉपिक जो एग्जाम में आ रहा है रिपीटेडली, मतलब वो तो तुम्हारा इतने अच्छे से तुम्हें याद हो जाए कि मतलब उसमें तो तुम्हें कोई दिक्कत रहे ही ना। और ये टाइप का ये अगर तुमने कर लिया तो तुम्हारा बाकी फाइल हैंडलिंग तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस यही सब कुछ आना चाहिए। रीड करना आना चाहिए, मल्टीपल रिकॉर्ड्स डंप करना आना चाहिए कोई भी डेटा को, और सर्च और अपडेट करना आ जाए तो फिर तो वाह वाह, ठीक है। देखते हैं भैया क्या है
इम्पोर्ट पिकल और ओएस। ओएस मैंने ऐसे ही लिख दिया है, ओएस की ज़रूरत है नहीं तुम्हें। ओवरऑल देखोगे कहीं पे तुम्हें ओएस को मैंने यूज़ किया नहीं है, वो गलती से लिख गया होगा, शायद टाइप वगैरह होगा, तो इसमें हमें ओएस को हटा देना। इम्पोर्ट पिकल है और ओएस तुम्हारा सिलेबस में है भी नहीं, तो इसके ऊपर स्ट्रेस मत करना बिल्कुल भी। फंक्शन बना दिया अलग से अपडेट स्टूडेंट का, और ओल्ड और न्यू मतलब क्या है यार, यहाँ पे तुम पहले तो पुराना लिख दो कि सर क्या चीज़ अपडेट करानी है, और नया लिख दो। मतलब हम एक ऐसा फंक्शन बना रहे हैं जिसमें कि तुम्हें दो आर्ग्यूमेंट्स देने होंगे। पहला आर्ग्यूमेंट होगा ओल्ड, दूसरा आर्ग्यूमेंट होगा न्यू। ओल्ड में तुम लिखोगे कि तुम्हें क्या अपडेट कराना है ना, क्या चीज़ है एग्जैक्टली, क्या डेटा है, क्या वर्ड है, क्या अपडेट कराना है, तुम वो लिखोगे। और न्यू में तुम लिखोगे कि तुम्हें किससे अपडेट कराना है, नया डेटा क्या है, ठीक है, वो तुम यहाँ पे लिख दोगे। अब देखो रिकॉर्ड्स नाम की ना हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, एम्प्टी लिस्ट बनाएंगे। समझ में आ रहा है रिकॉर्ड नाम की, अभी सब कुछ मैं खुद से बना के दिखाऊंगा, पहले ओवरऑल एक आउटलाइन समझ जाओ। रिकॉर्ड्स नाम की एक एम्प्टी लिस्ट बना रहे हैं, अब क्यों बना रहा है ये भी आगे समझ में आएगा। और अब हम इसको विद ओपन, देखो विद वाइल ट्रू, सेम वही लॉजिक यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है। विद वाइल ट्रूज करवा दोगे, है ना, विद वाइल ट्राई। विद से क्या करा है, ओपन कराया, किसको ओपन कराया, स्टूडेंट डॉट डैट को ओपन कराया, किस में मोड में ओपन कराया, आरबी मोड में ओपन कराया। अब आरबी तुम्हें दिख रहा है, तुम यानी कि तुम सिर्फ रीड कर सकते हो, राइट नहीं कर सकते हो, और फाइल का कर्सर कहाँ पे, बिगिनिंग में है ना। एज एफ, ये फाइल हैंडल आ गया तुम्हारा। वाइल ट्रू, कब तक इसमें से तुम्हें क्या कराना है, अपेंड कराते रहना है डेटा को। रिकॉर्ड्स डॉट अपेंड, सारा का सारा जो भी लोड में से डेटा निकल रहा है, देखो सब कुछ डेटा तुम क्या करा रहे हो, रिकॉर्ड्स वाली लिस्ट में अपेंड करा रहे हो। क्या बात तुम समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। यानी कि हम करवाना क्या चाह रहे हैं, कि हम चाह रहे हैं कि यार ये जो जितना भी डेटा हमने इसके अंदर रखा हुआ है एग्जैक्टली, ये भाई ये पूरा का पूरा एक ही फंक्शन है, ठीक है, बट स्टार्टिंग में हम जो यहाँ से इतने वाले पार्ट से हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जितना भी डेटा हमने उस बाइनरी फाइल में रखा हुआ है वो सारा का सारा डेटा अपेंड हो जाए इन आवर लिस्ट, ठीक है। वो सारा का सारा डेटा लिस्ट में अपेंड हो जाएगा। फिर जैसे ही वो लिस्ट में अपेंड हो गया, अब वो एक टाइप के रीडेबल फॉर्म में है, अब हम उसको पढ़ सकते हैं। डायरेक्टली बाइनरी फाइल में कुछ करना बहुत इजी, ऐसा नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर तुम चाहोगे कि डायरेक्टली सर्च कर लो कुछ भी, ठीक है, बाइनरी फाइल में है या फिर नहीं है, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। वो बाइनरी फाइल का मकसद ही यही है, क्योंकि वो 0 और 1 में है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें जितना भी डेटा है, तुम्हें वो सारा का सारा डेटा क्या कराना है, किसी एक अलग से बाहर वाले एम्प्टी रिकॉर्ड में स्टोर करा लेना है। ये हमने एम्प्टी, वो एक रिकॉर्ड नाम का वेरिएबल बनाया था, मतलब एक लिस्ट बनाई थी एम्प्टी लिस्ट, और जिसमें कि हम सारा का सारा डेटा अपेंड करवा रहे हैं। आई होप ये अपेंड में तुम्हें कोई दिक्कत ना हो रही हो। रिकॉर्ड्स डॉट अपेंड, रिकॉर्ड्स के अंदर अपेंड करवाओ, और किसको अपेंड कराना है, पिकल डॉट लोड को। भाई इसी चीज़ को तो हम प्रिंट करा देते हैं, अब तुम इसी चीज़ को प्रिंट नहीं करवा रहे हो, तुम इसको डायरेक्टली अपेंड करवा रहे हो, वही बात है ना। और एक्सेप्ट जैसे ही यूएफ एरर आएगा ब्रेक कर दो, सीधी सिंपल बात। अब तुमने यहाँ से इस वाले से क्या करा, तुमने सारा का सारा डेटा जितना भी था बाइनरी फाइल का, सारा मत्था पिच्ची जो भी थी, तुमने अपनी रिकॉर्ड्स नाम की लिस्ट में डाल दी। अब लिस्ट में सारा सारा सिंपलर फॉर्मेट में, ऐसा नहीं कि कुछ भी 0 1 में कुछ भी नहीं है, सीधा सिंपल जो भी डेटा था स्ट्रेट फॉरवर्ड जो तुमने डाला था, वो सारा का सारा स्ट्रेट फॉरवर्ड तुम्हारा रिकॉर्ड्स नाम के लिस्ट के अंदर स्टोर हो चुका है। अब देखो क्या करना है, अब असली गेम शुरू होता है। अब तुम्हें कराना है अपडेट, ठीक है। तुम क्या कराओगे, फॉर आर इन रिकॉर्ड्स। अब यानी कि तुम रिकॉर्ड्स नाम की जो लिस्ट है, जिसके अंदर की बहुत अलग अलग टाइप की लाइंस भी होंगी ना, बहुत सारी चीज़ होंगी, लाइन होंगी बहुत सारी, तो वो क्या करो, तुम इसमें आर में जाओ। फॉर आर, आर मतलब क्या, फर्स्ट लाइन, एक एक करके एक्सेस करोगे अब तुम इनको, है ना। फॉर आर इन रिकॉर्ड्स, इफ ओल्ड इन आर, अगर वो जो ओल्ड नाम का तुम्हारा जो वेरिएबल है, अगर वो इसमें तुम्हें मिल रहा है, ठीक है, अगर वो तुम्हें इसमें मिल रहा है, तो तुम क्या करो, आर आई डी एक्स। अब यहाँ पे देखो इंडेक्स के अंदर हमने क्या कर दिया, आर इंडेक्स, करंट इंडेक्स जो है ओल्ड का, भाई जो ओल्ड वेरिएबल है, ओल्ड नाम का जो भी तुमने उसको वर्ड जो था तुम्हारा, समझ रहे हो, मतलब मान लो कुछ भी बहुत सारा डेटा है, तुम उस पर्टिकुलर तुमने उसको ढूंढ लिया, तुम उसका जो एग्जैक्ट इंडेक्स है, ये जो डॉट इंडेक्स फंक्शन है ना, ये क्या करता है, उसका एग्जैक्ट इंडेक्सिंग बता देता है। वो जो एग्जैक्ट इंडेक्सिंग है, तुमने उसको IDX नाम के एक वेरिएबल में स्टोर करा लिया, ताकि तुम्हें उसकी पोजीशन पता चल जाए, ठीक है, कि वो है कहाँ पे। अब जैसे ही तुम्हें पता चल गया कि अच्छा है यहाँ पे, तुमने RIDX को मैं क्या कर दिया, इसमें इसको न्यू से रिप्लेस करा दिया, मतलब अपडेटेड RIDX। अब RIDX यार तुम्हें समझ में आ रहा होगा, बेसिकली R के अंदर तुम्हारा क्या लिस्ट हो सकती है एक, है ना, एक लिस्ट होगी, और IDX क्या होगा, टपल का वो एक इंडेक्सिंग होगी, है ना। तो अपडेटेड, अब तुम्हें पता है, तुमने देखा होगा कि लिस्ट में हम अपडेट कैसे करते हैं डेटा को, तुम्हें एक्जैक्टली पता होगा, तो इसी तरीके से करते हैं। मान लो R नाम की एक लिस्ट है, अब लिस्ट में आप बोल तो लिस्ट रहा हूँ क्योंकि ये एक बाहर मेजर लिस्ट है, और इसके अंदर बहुत सारा डेटा हो सकता है। अब ये डेटा लिस्ट में भी हो सकता है, डिक्शनरी में भी हो सकता है,
स्ट्रिंग के फॉर्मेट में भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, ठीक है, वो बात तुम समझो, ठीक है, एसेंस समझो बात की, ठीक है। जनरली हम इसको लिस्ट के फॉर्मेट में हम कंसिडर कर रहे हैं अभी भी सॉल्व करते टाइम, यानी कि बाहर एक मेजर लिस्ट है जिसके अंदर छोटी छोटी बहुत सारी लिस्ट हैं, और अब जब हम फॉर आई इन रिकॉर्ड्स कर रहे हैं, यानी कि हम वो बड़ी वाली लिस्ट, रिकॉर्ड्स जो बड़ी वाली लिस्ट है, इस बड़ी वाली लिस्ट के अंदर हम आर, यानी कि एक छोटी वाली लिस्ट, पहली वाली लाइन आर इन रिकॉर्ड्स, ठीक है, पहली वाली लिस्ट के अंदर जा रहे हैं। जब हम पहली वाली लिस्ट के अंदर गए तो हमने पहली वाली लिस्ट के अंदर ढूंढा कि क्या कोई ओल्ड नाम का एलिमेंट इसमें है, ठीक है, इफ ओल्ड इन आर, क्या ओल्ड आर नाम की लिस्ट के अंदर ओल्ड नाम का कोई भी चीज़ है, तो अगर वो है, जब ये ट्रू होगा तभी तो इसके अंदर जाएगा, अगर वो है तो आप इसका इंडेक्सिंग पता करो कि कौन से इंडेक्स पे है, और जो भी इंडेक्स पे है उसको आप IDX में स्टोर करा दो, IDX नाम के वेरिएबल में, और उसी IDX को अपडेट करके जो न्यू नाम का वेरिएबल है वो इसमें डाल दो, ठीक है। तो ये अपडेट हो जाएगा और इसमें जो न्यू में जो तुमने वैल्यू लिखी थी वो यहाँ पे आ जाएगी। अब तुमने देखा ये सब कुछ हमने अपडेट तो किया, बट हमने अभी रिकॉर्ड्स नाम की लिस्ट के अंदर किया है, जो मेजर लिस्ट हमने जो थी ना, जो हमने सारा डेटा इसमें डाला था रिकॉर्ड्स नाम की लिस्ट में, हमने उसको अपडेट किया है, बट हमने मेन अपनी जो स्टूडेंट और डाटा हमने इसको तो अपडेट किया ही नहीं। इसको अपडेट तुम यहाँ से करोगे। देखो विद ओपन से तुमने ओपन कराया, इस बार तुम W मोड में ओपन करा रहे हो। W मोड यानी कि सारा का सारा डेटा ओवरराइट होगा, और ओवरराइट कहाँ से होगा भैया, रिकॉर्ड्स के अंदर तो तुम्हारे पास अपडेटेड डेटा पड़ा हुआ है ना सारा का सारा, तो तुम क्या करोगे, फॉर आर इन रिकॉर्ड्स, एक एक करके रिकॉर्ड्स में से लाइन उठाओगे और उसको डंप कराते जाओगे। क्या बात क्लियर है? मतलब लेजिट इसको अगर तुम ब्रेक डाउन कर दोगे छोटे छोटे स्टेप्स में, कोई फंक्शन कुछ भी नहीं है। सबसे पहला फंक्शन रिकॉर्ड्स नाम की एक एम्प्टी लिस्ट बनाई, जिसके अंदर तुमने सारा का सारा डेटा एक एक करके अपेंड करवा दिया अपनी बाइनरी फाइल में से निकाल के, मतलब निकाल के नहीं, इन द सेंस कॉपी करवा दिया, तुम ऐसा समझो, है ना। उसमें से तुम एक एक डेटा को ट्रैवर्स किया तुमने, और हर एक डेटा तुमने उस वाली लिस्ट के अंदर, एम्प्टी लिस्ट के अंदर अपेंड करा दिया एज इट इज। फिर तुमने नेक्स्ट तुम एक अगले वाले पे गए, तुमने इस बार तुमने इसमें रिकॉर्ड्स वाले में रन करा, मतलब इस बार तुमने इसका लूप रन किया है, ठीक है, लूप रन किया और तुमने इसमें सर्च किया कि एग्जैक्टली कहाँ पे है, और जिस भी लोकेशन पे वो है उसको तुमने अपडेट करा दिया न्यू से। समझ रहे हो? एक एक करके रन करोगे, ट्रैवर्स करोगे, भाई ओल्ड जो तुम्हारा ओल्ड वर्ड है, डेटा है, जो भी है ये ओल्ड, ये एग्जैक्टली है कहाँ पे। जैसे ही तुम्हें मिल गया, तुमने इसको अपडेट करा दिया न्यू से, यानी कि अब जो रिकॉर्ड्स नाम की लिस्ट है इसके अंदर सारा अपडेटेड डेटा है। अब क्योंकि इसके अंदर अपडेटेड डेटा है, तो अब तुम अगली बार क्या करोगे, रिकॉर्ड्स वाले को तुम पूरा का पूरा एक एक करके नए वाले में डंप करा दो, ठीक है, एक एक करके सारी से लाइन बाय लाइन फॉर आर इन रिकॉर्ड करके डंप करवा दो। और अब तुम जब इसको कॉल करोगे अपडेट स्टूडेंट, और यहाँ पे तुमने लिखा अर्जुन और यहाँ पे तुमने लिखा अरमान, तो तुम्हारा ये इजीली रन हो जाए। अब कैसे रन होगा भैया, एक बार समझा दो क्या हुआ, एक बार फिर से ट्राई रन करवा दो। देखो ध्यान से समझो, ये तुम्हारा है ओल्ड की जगह पे स्टैंड कर रहा है। फंक्शंस पढ़ा था ना मेरे साथ, तो ध्यान से देखो, ये तुम्हारा ओल्ड के जगह पे है ना, फर्स्ट पैरामीटर है और फर्स्ट आर्गुमेंट है, और यहाँ पे ये फर्स्ट आर्गुमेंट है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट की ओल्ड की जगह पे कौन स्टैंड हो रहा है, अर्जुन स्टैंड हो रहा है। सेकंड वाले की जगह पे अरमान की जगह पे कौन स्टैंड हो रहा है, न्यू स्टैंड हो रहा है। यानी कि उस फाइल में जहाँ पे भी अर्जुन लिखा होगा वहाँ पे अरमान हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? जहाँ पे भी तुम्हारा अर्जुन लिखा हुआ होगा वहाँ पे वो अपडेट होकर अरमान हो जाएगा। अब मान लो अर्जुन नाम के 10 बच्चे हैं, तो 10 के 10 का नाम चेंज हो जाएगा और वो अरमान हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम एक एक करके सारे ही रिकॉर्ड्स में जा रहे हैं, और जहाँ जहाँ पे ये वाला ओल्ड हमें मिल रहा है, हम हर एक को अपडेट कर रहे हैं। हम एवरी सिंगल लाइन जहाँ पे भी तुम्हें ये वाला रिकॉर्ड मिलेगा, वो तुम्हारा इस नए वाले से अपडेट हो जाने वाला है, ठीक है। तो यार तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कैसे ये हुआ है, ठीक है। अब चाहो तो फिर मैं तुम्हारे सामने इसको बना के दिखा देता हूँ एक बार कि आखिर हमने इसको कैसे किया। मेरे साथ साथ में ब्रेक डाउन करते रहना इसको, ठीक है। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, बट चलो कोई बात नहीं, ये लास्ट हमारा होगा। इंपोर्ट हम कराएंगे सबसे पहले हमारा पिकल, ठीक है। पिकल को इंपोर्ट कराने के बाद अब हमें सबसे पहले समझना होगा कि हम करना क्या चाह रहे हैं एग्जैक्टली। पहले तो यार हमारे पास वो डेटा भी तो होना चाहिए ना जिसको हम अपडेट कराएंगे। तो हम एक काम करते हैं, एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं हम, है ना। हम क्या करेंगे, विद ओपन से एक फाइल को क्रिएट करेंगे, विद ओपन जिसके अंदर हम अलग अलग डेटा रखेंगे। विद ओपन लेट्स से स्टूडेंट्स अंडरस्कोर डेटा नाम की डॉट टैट, ये मैंने एक फाइल क्रिएट कर दी है, राइट। और इसको हम WB मोड में ओपन करेंगे ऑब्वियसली, और एज F, ठीक है। अब इसके अंदर क्योंकि अभी मेरे पास कुछ डेटा मुझे डालना है, तो मान लो मैंने डेटा DATA लिख दिया। डेटा के अंदर मुझे कुछ कुछ चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, जैसे कि क्या लिखा जाए, जैसे कि लिख दो यार यहाँ पे डेटा
एक एक करके प्रिंट करना है ना, पहले एक चीज़ पुश कराएंगे, फिर उसके बाद बाकी सब कुछ को अपेंड करते जाएंगे। मान लो मैं यहाँ पे ना स्टूडेंट्स का डेटा रख रहा हूँ, मान लो यहाँ पे मैंने वही मान लेते हैं हमने अमन लिख दिया, और अमन, उसके बाद हमने यहाँ पे इसी लिस्ट में लिख दिया एज लिख दी, मान लो उसकी एज है 19, और रहता कहाँ पे, मान लो मैंने लिख दिया दिल्ली, अमन 19 दिल्ली। ये एक स्टूडेंट का डेटा है, 19 क्या है उसकी एज है, और वो ये है उसकी लोकेशन। तो ये तुम्हारी कुछ चीज़ें हो गई मान लो, है ना। अब तुम्हें क्या कराना है, मैं इसको पहले फर्स्ट डेटा कराऊंगा और बाकी सारा डेटा मैं एक एक करके अपेंड कराता जाऊंगा नए वैल्यूज़ के साथ। तो अब यहाँ पे क्या है, एज एफ, अब मैं क्या करूँगा, पिकल डॉट डंप, और क्या है, डेटा को डंप कराना है, किस में डंप कराना है, एफ में डंप कराना है। बात क्लियर है, सब कुछ सेम ही है, सिंपल सा है। और इसको हम करेंगे रन, कुछ भी आउटपुट नहीं आया, यानी कि ये फाइल क्रिएट हो चुकी होगी स्टूडेंट्स अंडरस्कोर डेटा नाम की। कहाँ पे है, ऊपर है क्या, एक सेकंड, अच्छा ये है, सॉरी मुझे दिखी नहीं रही। ठीक है, यहाँ पे हमने फाइल क्रिएट कर दिया स्टूडेंट्स डॉट डेटा नाम की, मेरे को पता नहीं क्या ही हो रखा था। हाँ, तो अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पे करेंगे अपेंड, ए लिख देते हैं, सिंपल है ना। अब सब कुछ जो भी वैल्यूज़ होंगी, नई नई वैल्यूज़, उनको अपेंड कराएंगे, और ये तो सब कुछ ठीक ही है, बस हम यहाँ पे डेटा चेंज कर देते हैं। मान लो यहाँ पे अमन से एक हो गया आशीष, ठीक है, इसकी एज हो गई हमारी 20 साल, और ये मान लो इसको लिख दिया हमने कर्नाटका, ठीक है, कुछ ऐसे लिख दिया। और अब हम क्योंकि ए बी यूज़ कर रहे हैं तो अपेंड होगा, और बाकी सब कुछ तो सेम ही है। अब इसको हम रन करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी रन हो गया। यहाँ पे अगर हम ओपन एनीवे करें और इसको डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट एडिटर, तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा 2 डेटा यहाँ पे हमारा आ चुका है। लेट्स से अभी तुम इसमें और भी डेटा डाल सकते हो, मैं 1-2 डेटा और डालता हूँ। मान लो यहाँ पे विशाल डाल दिया मैंने, ठीक है, और इसमें एज को कर देता हमने 18, और इसको कर दिया हमने मान लो शिमला, ठीक है, शिमला डाल दिया, और फिर से नया डेटा आ गया। अब इसको फिर से हम क्या करेंगे, रन करेंगे, और ये इसमें आ गया, और चेक कर लेते हैं एक बार फिर भी। तो यहाँ पे फिर से सब कुछ डेटा आ चुका है। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब हमारे पास एक फाइल है जिसके अंदर कुछ कुछ डेटा है, और अब हमें एग्जैक्ट किसी एक डेटा को चेंज करना है ना। लेट्स गो। सबसे पहले हमें करंट डेटा की कोई भी ज़रूरत नहीं है, एक एक करके सोचेंगे, प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है, कि भाई प्रॉब्लम है क्या और हमें उसमें करना क्या है। पिकल को इंपोर्ट करा दिया है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये जो है ना, इसको अगर तुम सिंपल फॉर्मेट में समझोगे कि इस फाइल में डेटा क्या क्या है, ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पे इस तरीके से दिखा देता हूँ, ठीक है। इस फाइल का जो डेटा है ना यार, वो कुछ इस तरीके से होगा, देखो, समझ रहे हो। ये एक सबसे पहले मेन वाला मतलब मैं तुम कह सकते हो कि एक मेन वाली फाइल होगी, ठीक है, सबसे बाहर वाली। या फिर अगर और सिंपल करूँ तो फिर फाइल में सारी सीधा जो डेटा होगा ना, वो कुछ इस तरीके से होगा। सबसे पहला डेटा जो होगा दैट विल क्या, अमन, और क्या क्या था, अमन 19 था आई थिंक। तो ये स्ट्रिंग के फॉर्मेट्स में मैंने स्टोर करा है, अमन स्ट्रिंग के फॉर्मेट्स में, अमन 19 और दिल्ली, है ना, ये भी स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होगा। तो कुछ इस तरीके से ना डेटा इसमें स्टोर हो रखा होगा। सबसे पहले तो ये समझो कि डेटा होगा कैसे, फिर यहाँ पे कॉमा होगा, फिर एक नेक्स्ट लाइन में होगा डेटा, अगली लाइन में क्या होगा तुम्हारा, मान लो कि मतलब नेक्स्ट लाइन में होगा नहीं एग्जैक्टली, मैं तुम्हें वो तो ऐसे बता रहा हूँ, मान लो इसी लाइन में होगा, है ना, और आशीष, तो मैं इसको एग्जैक्टली बताऊंगा कि एक्सेस कैसे होगा, ठीक है। आशीष, फिर इसमें क्या था, आई थिंक 20 था, पता नहीं, मैं ऐसी याद नहीं है मुझे, मैं कुछ भी लिख रहा हूँ। ये कर्नाटका था शायद, ठीक है। एंड नेक्स्ट डेटा क्या था तुम्हारा, नेक्स्ट डेटा था तुम्हारा विशाल, और इसमें तुमने क्या लिखा था, 18, और आई थिंक इसमें हमने लिखा था शिमला। चलो, आई थिंक ये सब डेटा हमने यहाँ पे लिखा था, आई होप, हाँ ठीक है, लगभग ऐसे कुछ लिखा है। बाकी तुम्हें फॉर्मेटिंग समझनी है सिर्फ। अब मान लो मैं चाहता हूँ कि इसको मैं कुछ अपडेट करके, मान लो ये जो कर्नाटका लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो कर्नाटका लिखा हुआ है, यहाँ से मैं इसको चेंज करके मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये उड़ीसा हो जाए, ठीक है, कर्नाटका से उड़ीसा हो जाए। तो हमारा काम क्या है, कर्नाटका से उड़ीसा हो जाए, कर्नाटका क्या बन जाए, उड़ीसा बन जाए। तो ये बेसिकली तुम्हें समझ जाना कि बेसिकली करना क्या है, ठीक है। अब ऐसा तुम्हें एग्जाम में नहीं करना होगा, बट हाँ खुद से एक बार सोचना है, सर्च कैसे करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं, वो सब कुछ है। तो मुझे इसके लिए करना क्या पड़ेगा, सबसे पहला मेरा स्टेप क्या होगा, सबसे पहला मेरा स्टेप होगा कि मैं एक एम्प्टी लिस्ट बनाऊँ, ठीक है, जिसके अंदर मैं सारा का सारा डेटा, कंप्लीट डेटा, मैं उसके अंदर वाइल ट्रू का यूज़ करूँगा, है ना, वाइल ट्रू का यूज़ करूँगा, वाइल ट्रू और ट्राई, है ना, याद होगा नहीं, क्या है, विद वाइल ट्राई,
तो उसका यूज़ करूँगा। और जब तक वो सारा का डेटा होगा, जैसे ही एंड ऑफ फाइल में आएगा तो वो ब्रेक हो जाएगा, है ना, वो ब्रेक हो जाएगा। और जैसे ही मेरा ये पहला काम हो गया, उसके बाद जाके सारा का सारा डेटा मेरा नई लिस्ट में स्टोर हो गया। अब मुझे उस लिस्ट में क्या कराना है, उस लिस्ट में मुझे फॉर लूप रन करना है और उस लिस्ट में मुझे सर्च करना है। मतलब जब तक मुझे वो पर्टिकुलर चीज़ नहीं मिल जाती तो मैं उसको ढूंढूंगा और उसका इंडेक्स में उसको सेव कर लूँगा, उसका इंडेक्स में कहीं पर उसको रख लूँगा, है ना। और जैसे ही मैंने उसका इंडेक्स मिल गया तो मैं उस इंडेक्स से, अच्छा इसी वाले में करता है इसको सेम चीज़ में। एक सेकंड, ये क्या हो गया, अबे भाई नहीं लेना स्क्रीनशॉट, ठीक है। इंडेक्स जैसे ही मुझे मिल गया तो मैं उसके इंडेक्स पे उसको नई अपडेटेड वैल्यू से स्टोर करा लूँगा, अपडेटेड वैल्यू से स्टोर करा दूँगा, उसकी जगह पे वो वाली वैल्यू रख दूँगा। और तीसरा काम मेरा क्या होगा कि ये जो पूरा का पूरा था, मैं इसको पूरी फाइल रीराइट करूँगा, रीराइट कंप्लीट डेटा विद न्यू अपडेटेड, कौन सा, न्यू अपडेटेड लिस्ट। जो ये नई अपडेटेड लिस्ट बनी होगी मेरी, जो मैंने यहाँ पे अपडेट करी है ना वैल्यू, तो उससे मैं इसको रिप्लेस करा दूंगा काइंड ऑफ, एक एक करके, मतलब वन बाय वन भी लिख सकता है, ठीक है। तो ये मेरा सारा का सारा एक फॉर्मेट रहने वाला है। अगर तुम प्रॉब्लम को इस तरीके से ब्रेक डाउन करना सीख गए, उसके बाद कंप्यूटर साइंस यार तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाने वाले हैं, ठीक है। दिक्कत यही रहती है कि हम इस प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर तुम्हें समझ में आ गया कि अच्छा सबसे पहले ये करनी है, एम्प्टी लिस्ट बनानी, तो तुम्हारे लिए क्या ही बड़ी बात है, तुम्हें पता है कि एम्प्टी लिस्ट बनानी है, तो इसके अंदर तुम क्या कर दो, मान लो कंटेंट, अब तुम यार कुछ भी बना दो ना, एम्प्टी लिस्ट बनानी है, कुछ भी बना दो। मैंने एम्प्टी लिस्ट कंटेंट नाम की वेरिएबल को बना दी, वो तुम एग्जाम में भी ऐसे ही करके आ जाओगे, ठीक है। ये तुमने कर दिया। अब तुम्हें पता है कि एम्प्टी लिस्ट बनाने का कंप्लीट डेटा जो है तुम्हारा वाइल ट्रू वगैरह का यूज़ करके और सारा का सारा डेटा जो है यहाँ से निकाल के तुम्हें एक इस वाली एम्प्टी लिस्ट में डालना है। अब इस वाले डेटा को निकालना है, इसके लिए फाइल को ओपन कराना पड़ेगा सबसे पहले। तो विद ओपन से इसको ओपन कराओ। फाइल का करंटली नाम क्या है, फाइल का करंटली नाम है तुम्हारा students.dat है, सेम नाम लिखो। उसके बाद इसको किस मोड में ओपन कराना चाहते हो, सिंपल सी बात है, आरबी में ओपन करा लो, ठीक है। क्योंकि भाई तुम क्या कराना चाहते हो, तुम यहाँ पे रीड कराना चाह रहे हो ना एग्जैक्टली, तो बस रीड करवा लो। रीड ही तो कर रहे हो तुम, उस वाले रीड वाले डेटा को सीधा उसमें अपेंड करा लेंगे, ठीक है। एज एफ कर दिया। इतना करते के बाद ही विद, अब देखो मैंने तुम्हें पहले बता दिया विद वाइल ट्राई है ना, तो विद हो गया, फिर वाइल के साथ ट्रू लगेगा, उसके बाद ट्राई लगा दो। ट्राई करेंगे क्या कि हम क्या करेंगे कि इसमें से डेटा को निकालेंगे पहले तो, है ना, पिकल डॉट लोड एफ। अब इसके अंदर डेटा तो आ जाएगा, बट हमें इस डेटा का करना क्या है, जनरली हम इसको प्रिंट करा दे रहे थे, बट इस बार हम इसको प्रिंट थोड़ी कर, भाई यार क्या हो रहा है, पीछे आ जा, ठीक है। हमें करना क्या इस बार, इसको हमें अपेंड करवाना है अपनी नई लिस्ट, जो यानी हमने लिस्ट बनाई है इस वाली कंटेंट नाम की लिस्ट में, तो कंटेंट डॉट अपेंड कराना है, तो हम इसमें अपेंड करवाएंगे। और क्या चीज़ अपेंड करानी है वो इसके अंदर आ जाए, यहाँ पे हमारी आ जाएगी। क्या बात क्लियर है, ठीक है। हम इसको ट्राई करेंगे कि भाई कंटेंट डॉट अपेंड और पिकल डॉट लोड यहाँ पे हमारा हो जाए, यानी कि जो हमारी नई जो लिस्ट है ये वाली कंटेंट नाम की लिस्ट में, इसमें अपेंड कर दो आप पिकल डॉट लोड से, जो भी आपका आया है वो आप इसमें अपेंड कर दो। और जैसे ही आपने अपेंड कर दिया, अगर आपका एक्सेप्शन आता है, अब यहाँ पे चाहो तो फिर मेंशन कर देता है EOF एरर, ठीक है। जैसे ही आपका एरर आता है तो आप क्या करेंगे कि आप इसको ब्रेक कर देंगे, बस इतना काम तुम्हारा हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुम एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे, मैंने इसमें फंक्शन नहीं बनाया, ठीक है। तो वो चीज़ यार तुम अपना खुद से ध्यान रख सकते हो, मतलब मान लो यहाँ पे कुछ अलग से चीज़ नहीं करना है, मान लो DEF और अपडेट कंटेंट नाम का, अगर तुम्हें उसमें मेंशन किया है, क्वेश्चन में बोला है कि भाई फंक्शन बनाना है, तब तुम फंक्शन बनाना कंपलसरी हो जाएगा। अगर नहीं बोला है तो तुम अपने हिसाब से कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। अपडेट कंटेंट नाम का, और यहाँ पे क्या है, ओल्ड और न्यू, कुछ इस तरीके से। ये तुम्हारा मैंने फंक्शन अभी के अभी बना दिया। अब इसमें स्पेसिंग का थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, इसको ऐसे और इसको ऐसे और इसको ऐसे और इसको ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फंक्शन बना दिया हमने। सबसे पहले हम इसको ओपन कराएंगे, देखो सब कुछ वैसे ही चल रहा है, फंक्शन क्रिएट करा, एम्प्टी लिस्ट बनाई, डेटा को, अच्छा ये जो है ना, ये हमने जो एम्प्टी बनाया इसको भी हमें इसके अंदर ही रखना चाहिए, ठीक है। दैट इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस, क्योंकि तो ऑब्वियसली ठीक है। अब सब कुछ सही है। अब हम क्या करेंगे, इतना हमने कर दिया, अब रहना तो हमें इसके अंदर ही है ना, इसके बाहर तो हम जाएंगे नहीं। अब ये हमने कर दिया। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमारा सारा का सारा कंटेंट जो भी डेटा था वो कंटेंट नाम के उसके अंदर तो आ गया होगा। दूसरा स्टेप था हमारा कि हम एक फॉर लूप रन करें, तो हम फॉर लूप रन कर देते हैं, फॉर आई इन किसमें, कंटेंट, ठीक है। इसके अंदर हम फॉर लूप रन कर देते हैं, भाई जितना भी डेटा है एक एक करके आएगा। अब तुम एग्जैक्टली समझो कि यहाँ पे हो क्या रहा है, फॉर आई इन कंटेंट, यानी कि इस कंटेंट में जो ये सारा सारा कंटेंट था, इसमें आई क्या होगा, सबसे पहले आई के अंदर कौन स्टोर होगा, क्योंकि ये देखो, ये अगर तुम समझोगे ना तो ये सारा का सारा डेटा एक एक करके एक बड़ी लिस्ट में, भाई एक मेजर लिस्ट जो हमारी कंटेंट नाम की लिस्ट है उसमें क्या क्या होगा, इसको यहाँ से हटाओ और एक ये यहाँ पे
एक यहाँ पे ये वाला ऐसे करके लगाओ। अब तुम समझो, ये जो बाहर वाली लिस्ट है ना, ये तुम्हारी मान लो ये कंटेंट इज इक्वल टू, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे तुम्हें थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग के लिए। कंटेंट नाम की जो लिस्ट है ये एक पूरी लिस्ट है, बड़ी वाली लिस्ट, ठीक है, जिसके अंदर की छोटी छोटी लिस्ट है, जिसमें कि एक लिस्ट ये है, फिर एक लिस्ट ये है, फिर एक लिस्ट ये तीसरी वाली है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इस बड़ी वाली लिस्ट के अंदर हम आइटरेट कर रहे हैं, और सबसे पहले जब हम देखेंगे फॉर आई इन कंटेंट, तो हम किसके अंदर चले जाएंगे सबसे पहले, क्योंकि आई की वैल्यू 0 होगी, तो 0th इंडेक्स पे इस लिस्ट के अंदर कौन है, ये वाला, तो हम इसके अंदर पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब हम जैसे ही इस लिस्ट में आ गए, तो अब हम इसमें चेक करेंगे कि क्या इसमें वो एग्जैक्ट वैल्यू है ओल्ड वाली। तो अब हम चेक करेंगे फॉर आई इन कंटेंट, और इफ, ठीक है, इफ क्या था हमारा, इफ ओल्ड इन जो भी ओल्ड यहाँ से वेरिएबल है ना वही चीज़, इफ ओल्ड इन आई, अगर इस आई के अंदर जो हमने आई के अंदर जो मतलब करंटली मान लो अभी ये वाली लिस्ट स्टोर हो रखी होगी आई के अंदर, है ना, तो क्या जो नाम आप चेंज कराना चाह रहे हो, मतलब कर्नाटका को उड़ीसा करवाना चाह रहा हूँ, तो क्या इस वाली लिस्ट के अंदर कर्नाटका एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर नहीं कर रहा, अगली वाली पे चले जाएगा लूप अपने आप, ठीक है। अगली वाली में देखेगा क्या इस वाली के अंदर कर्नाटका एग्जिस्ट कर रहा है, तो देखेगा अरे वाह इसके अंदर तो कर्नाटका एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपको क्या करना है, उसके यहाँ पे हम लिख देंगे कि इसको अपडेट करा दो कर्नाटका से उड़ीसा में। बट इसके लिए हमें चाहिए क्या होगा, इसका हमें इंडेक्स चाहिए होगा पहले, है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे IDX नाम का एक वेरिएबल बना लेंगे, जिसके अंदर क्या करना है हमें ओल्ड डॉट इंडेक्स, ओल्ड का हमें इंडेक्स हमें स्टोर करा लेना है, ठीक है। ओल्ड डॉट इंडेक्स ऐसी था ना, एक बार चेक कर लेता हूँ, मेरे को लग रहा है हाँ ठीक है। तो यहाँ पे आर इन्होंने आर नाम ले रखा है बेसिकली, इफ ओल्ड इन आर क्या है यहाँ पे, इसमें मैंने बस तुम्हारी फॉर्मेटिंग मैंने थोड़ा अलग तरीके से कर रखी है, ठीक है, बाकी बात सेम है, ठीक है। तो हम आर डॉट इंडेक्स, अच्छा ठीक है, आर डॉट इंडेक्स ओल्ड करना है, तो फिर यानी कि आर क्या है हमारा, आर इज यहाँ पे ओल्ड इन आर, ओके, आई, हमने आर की जगह पे हमने आई ले रखा, तो मुझे क्या लिखना चाहिए, आई डॉट इंडेक्स ओल्ड, आई डॉट इंडेक्स ओल्ड। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा आई डॉट इंडेक्स, क्योंकि भाई मैं आई का इंडेक्सिंग में देख रहा हूँ, आई क्या है हमारी, आई इज द यहाँ वाली लिस्ट, ये वाली लिस्ट, इस वाली लिस्ट का आई डॉट इंडेक्स, इंडेक्स इस वाली लिस्ट में इंडेक्स किसका ढूंढ रहे हो, उसका जिसका इंडेक्स ढूंढ रहे हो वो बताओ। मान लो यहाँ पे किसका है, ओल्ड का इंडेक्स ढूंढ रहे हैं, तो हमें इसके अंदर लिखना होगा किसका इंडेक्स ढूंढ रहे हो। आई होप ये क्लियर होगा, फिर भी अगर नहीं होगा तो मैं थोड़ा और ट्राई करता हूँ अच्छे समझाने की। इंडेक्सिंग करती क्या है कि किसी भी एक फाइल में, मतलब मान लो कोई एक लिस्ट है, तो जिस भी लिस्ट में आप जिस लिस्ट के अंदर इंडेक्स ढूंढना चाह रहे हो, तो आप पहले उस लिस्ट का नाम लिखोगे, फिर डॉट इंडेक्स लिख के क्या ढूंढना चाह रहे हो वो करोगे। इसका मैं छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन तुम्हें यहीं पे बता देता हूँ। मान लो ट्रायल डॉट py कुछ भी बना दिया, ठीक है। अब मान लो इसके अंदर मैंने लिख दिया LST इज इक्वल्स टू नितिन और महारथीज, ठीक है, और गोवा, कुछ ऐसा मैंने लिख दिया, ठीक है। अब मैं क्या है, ये एक लिस्ट बन गई है। अब यहाँ पे क्या करना है, मान लो हमें इसमें से लिस्ट में मुझे महारथीज का इंडेक्स पता करना है कि यार महारथीज कौन सा इंडेक्स पे, तो मैं क्या करूँगा, LST डॉट इंडेक्स, और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, कौन से को ढूंढना है, मतलब मुझे यहाँ पे महारथीज को ढूंढना है, तो मैं यहाँ पे एग्जैक्टली वो लिख दूंगा, ठीक है, जो ये वर्ड टू वर्ड है एग्जैक्टली उसको लिख दूंगा यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या करूँगा, इसको प्रिंट करा दूंगा, इसको मान लो मैं IDX में मैंने स्टोर करा लिया इज इक्वल्स टू, और उसके बाद प्रिंट, अब मैं इसको IDX को यूज़ कर सकता हूँ, चाहे मैं इसको प्रिंट कराऊँ चाहे कुछ भी करूँ, मैंने यहाँ पे IDX लिख दिया, ठीक है। कुछ इस तरीके से तुम्हारा यहाँ पे इंडेक्स वाला वर्क करता है। यहाँ पे आ गया 1, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले वाली वैल्यू 0 है, दूसरी वाली 1 है, तीसरी वाली 2 है। तो कुछ इसी तरीके से सेम हमने यहाँ पे किया है कि आई जो है, आई क्या है हमारी एक लिस्ट है, वो इंटरनल लिस्ट है फॉर आई इन लिस्ट, ठीक है। कंटेंट के अंदर पूरी की पूरी है, और आई के अंदर सिर्फ पहली आएगी, फर्स्ट आइटरेशन में पहली आएगी, सेकंड आइटरेशन में दूसरी आएगी, थर्ड आइटरेशन में तीसरी आएगी, ठीक है। और जब हम इस वाली लिस्ट के अंदर हमें अगर कोई एक पर्टिकुलर ढूंढना है, मान लो कर्नाटका ढूंढना है, तो वो हम इसी तरीके से ढूंढेंगे, जो भी ओल्ड वाला होगा उसको उसके अंदर लिखना है। आई होप अब क्लियर होगा, है ना। तो अब ये हमारा IDX में स्टोर हो गया होगा। अब हमें क्या करना है कि आई डॉट आई और IDX, आई की जगह पे अब जो IDX वाली वैल्यू स्टोर करनी है, IDX जो है उसको हम कर देंगे न्यू। क्या बात क्लियर है, यानी कि अब इस आई वाली लिस्ट में जो भी IDX जो भी उस इंडेक्स पे है, तो उसको न्यू नाम के वेरिएबल से चेंज करा दो, ठीक है, न्यू से चेंज करा दो उसको। तो बस इतना तुमने कर दिया तो तुम्हारा काम हो गया, क्योंकि अब यहाँ पे देखो फॉर अपडेटेड वैल्यू सब कुछ हमने करा दिया, दूसरा स्टेप कंप्लीट। अब हम तीसरे पे आएंगे, हमें रीराइट करना है। रीराइट करने के लिए क्या करोगे, रीराइट करने के लिए फिर से इसको क्या कराओगे, विद ओपन से इसको ओपन कराओगे, और ओपन कराने के बाद किसको ओपन कराना है, स्टूडेंट्स डॉट अंडरस्कोर
डेटा डॉट डैट, ठीक है, इसको लिखा। अब यहाँ पे तुम्हें क्या कराना है इसके अंदर, तुम इसको करवाओगे क्योंकि तुम्हें इसमें राइट करवाना है सारा का सारा डेटा, क्योंकि वो सब कुछ तो कंटेंट में आ गया अपडेटेड डेटा, तो तुम इसको राइट कराना होगा WB_as_f। और ये तुम अब क्या करोगे, अब यहाँ पे तुम्हें जिसमें राइट करा तो अब तुम्हें डंप कराना होगा, क्योंकि इसमें तो डंप के अलावा और कुछ तो होता ही नहीं है ना। तो बट यहाँ पे तुम्हें क्या कराना है, डंप कराना है सारा का सारा डेटा। तो मेरे हिसाब से फॉर आई इन, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें मैंने दिखाया, यहाँ पे एक चीज़ लिखी थी, रीराइट कंप्लीट डेटा विद अपडेट लिस्ट 1 by 1। 1 by 1 कैसे होगा, फॉर आई से होगा, है ना। फॉर आई इन किसके अंदर, कंटेंट, लिस्ट का नाम क्या था, कंटेंट ही है ना, हाँ कंटेंट। फॉर आई इन कंटेंट और पिकल डॉट डंप, डंप करवा दो। किसमें डंप, क्या डंप कराना है, अब यहाँ पहला आर्गुमेंट होता है कि क्या डंप कराना है, तो मुझे आई डंप कराना है। किसमें डंप कराना है, तो एफ में डंप कराना है। क्लियर हो गई बात। और दैट्स इट, बन गया हमारा प्रोग्राम। अब इसको हम एक बार रन करके देखते हैं, ठीक है। रन करने के लिए हमें इसको वही करना है, अपडेट अंडरस्कोर कंटेंट को कॉल कर देना है बस। अब ओल्ड के अंदर हमें क्या लिखना होगा, ओल्ड कौन सा है हमारा, हमने ये सोचा था ना कि कर्नाटका को उड़ीसा करना है, तो कर्नाटका हम लिख देते हैं यहाँ पे कर्नाटका। तो यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा कर्नाटका और यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा ओडिशा, ठीक है। यानी कि पुराना जहाँ पे कर्नाटका होगा वो ओडिशा से अपडेट हो जाएगा। रन करके देखते हैं। अच्छा यार ठीक है, समझ गया। यहाँ पे हमने छोटा सा स्टूडेंट्स अंडरस्कोर डेटा वाला नाम है, यहाँ पे फाइल का नाम में गड़बड़ी हुई थी इसलिए आ रहा है, ठीक है। बाकी अब हम अगर इसको रन करेंगे तो आउटपुट कुछ भी नहीं आया। यहाँ पे अगर हम चेक करें तो यहाँ पे तुम्हारा सिंपली तुम देख रहे हो कर्नाटका से उड़ीसा हो चुका है। दैट्स ऑल यार, सर्च करना था, देखना था बस, यहाँ पे नाम की अपडेट करना, ध्यान रखना फाइल का जो नाम है। मैंने तो पता नहीं, थोड़ा सा कोल्ड वगैरह की वजह से गलतियाँ होनी, ठीक है, तो वो सब मैनेज कर लेना। बाकी यही था यार, ठीक है। बाइनरी फाइल में आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा एकदम अच्छे से कि आखिर करना क्या होता है यहाँ पे, डंप क्या है, लोड क्या है, कैसे क्या करना है, पिकल क्या है, अनपिकलिंग क्या है। अगर तुम्हें ये सब समझ में आ गया और तुम्हें एक्सेप्शन हैंडलिंग समझ में आ गई, लूपिंग समझ में आ गई, तो फिर इसके आगे तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। बाकी सब कुछ इजी है। कुछ क्वेश्चंस तो यहाँ पे दे रखे हैं, ये तुम खुद से सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट एपिसोड में, एपिसोड 10 में हम कर रहे होंगे CSV फाइल्स। थैंक्स अ लॉट फॉर दिस वीडियो, फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। और नीचे कमेंट कर देना #महारथी मटीरियल, ताकि मुझे पता चल जाए कि तुम लोगों ने वीडियो का एंडिंग तक देखा है। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय।